ऑलराइट दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे बायंसी देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ग्रेविटी, फ्री फॉल और इन पे जो सवाल आया है उन सवालों को भी देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग इन एंड आउट, प्रेशर, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर प्रेशर इन फ्लूइड क्या है, पास्कल्स लॉ क्या है, ठीक है, इनका डिफरेंसेस सब कुछ देखेंगे। कैसे कोई चीज़ फ्लोट करता है, कैसे कोई कील डूब जाता है और कैसे कोई जहाज जो है वो समंदर में तैरता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। और इसके पहले अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा अपने तरफ से आपको एक सजेशन होगा कि आप बाकी लेक्चर्स भी देखें। दे आर ऑसम और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो अभी रिसेंट में बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। जैसे एक ये सवाल था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी वाला, ठीक है। यूनिट किस में होता है ये चीज़। तो आप अगर गौर से आप पिछले लेक्चर्स को आपने देखा होगा या ऐसे भी ये इस लेक्चर को भी जब आप देखेंगे तो हर कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, नहीं होता, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्केलर वेक्टर है तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से हमें समझ में आता है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और देखिए क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए ये है फ्री फॉल वाला। द फेदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, देन क्या होगा। 5 ऑप्शंस आर गिवन देयर, बीपीएससी 67, ठीक है। तो फ्री फॉल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा होता है, अभी तो ये पूछ रहा है। अदरवाइज कभी ऐसा पूछ दे और थोड़ा लैंग्वेज को घुमा फिरा के कि समझ में नहीं आया कि आंसर इसका क्या होगा, तो ये तभी होगा जब आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप फंडामेंटली समझ पाएंगे कि व्हाट इज फ्री फॉल और क्यों फ्री फॉल में क्या पैरामीटर्स है जो फ्री फॉल को इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट आर दोज पैरामीटर्स विच आर ड्राइविंग दिस फ्री फॉल, what are the parameters which are attracting us, what are the parameters which are forcing us, what are the parameters which are giving us buoyancy force। तो ये अगर फंडामेंटल आपका क्लियर होगा देन मतलब सवाल कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए और एकदम सिंपल शब्दों में समझना है, सिंपली समझना है। देखिए, इफ स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर क्या होगा। अर्थ का अगर स्पिनिंग स्पीड बढ़ जाएगा तो वेट क्या होगा इक्वेटर पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। खैर चलिए, फिर कभी ये जी का वैल्यू अगर पूछ दिया गया, ठीक है, जी का वैल्यू क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। फ्री फॉल तो हमने देखा ही अभी। और दो बॉडी अट्रैक्ट करते हैं तो सवाल आता है कि भाई सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो सन क्यों नहीं रिवॉल्व करता है। या फिर ऐसे कह लें कि अर्थ पे हम लोग खड़े हैं तो अर्थ हम लोग को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और हम भी अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हम अर्थ की तरफ तो मूव कर जाते हैं। हम जब उछल के मतलब छत से कूदते हैं तो हम धरती की तरफ गिरते हैं, लेकिन धरती हमारे तरफ क्यों नहीं गिर जाती है, ठीक है। तो जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये और भी वो चीज़ हो जाता है कि मतलब बहुत मुश्किल से इसको समझ के और होल्ड करके रखते हैं। तो थोड़ा इसको आसान शब्दों में समझने के बाद मतलब सब चीज़ झंगा लाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि न्यूटन के सर पे सेब गिर गया था, उसका बाद उन्हें पता चला, उनको लगा कि अरे यार ये क्या है, मतलब कि ऊपर से कुछ टूटा और वो नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो भाई सही बात है सोचने की, अब इनके सर पे सेब गिरा या इन्होंने कहीं और बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के ये बात सोची, बट ये बात तो फैक्ट है ना कि अगर सेब टूटा, पेड़ से टूटा, ब्रांच से टूटा, तो ये इधर क्यों मूव किया, ऊपर क्यों नहीं मूव किया, इधर क्यों नहीं मूव किया, इधर क्यों नहीं मूव किया, इधर क्यों नहीं किया, इधर क्यों नहीं किया, ठीक है। तो वही सेम रीज़न है, सेम रीज़न है कि भाई एटम है, एटम का चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, उसमें है न्यूट्रॉन और उसमें है एक प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो है उस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है, शक्ति की देवी है। अब इसी के चक्कर में जो ये लौंडा लोग है, लौंडा लफाड़ा लोग, जो इलेक्ट्रॉन है इनके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो क्या है भाई, फोर्स, जो फोर्स जिधर लग रहा है तो अट्रैक्शन अपना उधर ही होता है, ठीक है। या आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, आप रेलवे का फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं, या आप दरोगा का फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं, तो आप इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि आपका अट्रैक्शन जो है वो एसडीएम के पोस्ट की तरफ है। ये पोस्ट जिधर, ये अट्रैक्टिव फोर्स जिधर रहेगा आप उधर मूव करेंगे, आप इधर मूव नहीं कर रहे हैं, आप इधर मूव कर रहे हैं। तो बेसिक सा बात है कि भाई कि जिधर फोर्स लगेगा चीज़ें उधर ही जाएंगी, जिधर धक्का लगेगा हम उधर गिरेंगे। तो सेब अगर नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पे नीचे के तरफ कुछ ताकत तो काम कर रहा है, इसको कोई तो अपने तरफ खींच रहा है, इसको कोई तो अपने तरफ बुला रहा है, एंड दिस बुलाइंग फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये किसने बताया, न्यूटन दादा ने, ठीक है। अब मून जो घूम रहा है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसा, ठीक है, ये मून है,
और ये अर्थ है अपना, ये घूम रहा है। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो इन चीज़ों पे पहले बहुत डिबेट होता था, बहुत बहस होती थी, ठीक है, कि कौन किसके तरफ घूम रहा है। तो फाइनली जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आया, गैलीलियो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया और जिसके लिए उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया, जो पिछले लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। बार बार ये पिछला लेक्चर का रेफरेंस इसलिए नहीं देते हैं कि आप बार बार जाके देखें, और मुझे अपना व्यू बढ़ाना है, इसलिए रेफरेंस देते हैं कि जो चीज़ें बताई गई हैं तो वो बताना तो पड़ेगा ना। और अगर व्यू बढ़ता है तो अच्छी बात है, सब्सक्राइबर भी बढ़ना चाहिए, है ना। चलिए, तो आइजैक न्यूटन ने जो है, सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वही जो जिस फोर्स ने सेब को खींचा है, वही फोर्स मून को भी खींच रहा है, वही फोर्स न्यूटन को भी खींच रहा है, वही फोर्स आप जो अभी चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि वही फोर्स आपको खींच के कुर्सी पे बैठाया हुआ है। नहीं विश्वास होता है तो उठ के देखिए, उठने में आपको ताकत लगाना पड़ेगा। और क्यों लगाना पड़ रहा है? ताकत इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपको कोई नीचे खींच के रखना चाहता है और आप उसके अगेंस्ट उठना चाहते हैं, तो इसलिए आपको ताकत लगाना पड़ता है। आप जब चलते हैं तो पैर उठाते हैं, आप थक क्यों जाते हैं? बार बार पैर आपको उठाना पड़ता है क्योंकि बार बार आपको अपना जो एनर्जी है वो देना पड़ता है पैर को उठाने में, ठीक है। अगर आपको पैर को उठाने में एनर्जी नहीं देना पड़े तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पैर उठाने में एनर्जी लगता है, ये इसलिए लगता है क्योंकि जो धरती है वो पैर को अपनी तरफ खींचती है। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अब क्यों खींचती है? इसलिए खींचती है कि मोटा मोटी हिसाब किताब आप देखिए तो धरती के पास मास है, ठीक है, और पूरा मास को आप मान लीजिए कि सेंटर पे कंजर्व्ड है, ठीक है। किसी का भी मास को अगर आपको एज्यूम करना है ना कि इतना बड़ा बॉक्स है, तो मान के चलिए इतना बड़ा बॉक्स है, तो मान के चलिए कि एकदम इसका सेंटर पे इसका मास को रावण के नाभि की तरह, कि रावण का सारा शक्ति उसका नाभि में निहित है, तो सारा मास जो है ना किसी सेंटर पे है, ठीक है, इसलिए उसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बचपन में ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया होगा, इससे आप समझ जाएंगे। थाली को उठाना है उंगली पे, ठीक है, तो उंगली पे हम थाली को कैसे उठा पाते हैं? उंगली को थाली पे उठाने के लिए हम अपना उंगली को कभी यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ जहाँ तहाँ लगाते हैं, लगाते लगाते बैलेंस करके पता चलता है कि यार एकदम बीचों बीच में जब हम रखते हैं ना तो थाली को उठा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? थाली में तो वजन इधर भी है, वजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो सिर्फ यहाँ उंगली लगाया तो कैसे उठ गया? क्योंकि बैलेंस हो गया। बैलेंस क्या हो गया भाई? तो बैलेंस ये हो गया कि जितना इधर मास था, जितना इधर मास था, जितना इधर मास था, जितना इधर मास था, आप मान लीजिए कि सारे को इस पॉइंट पे आके बराबर होना है, मतलब सारा मास यहाँ पे कंजर्व्ड है। यहाँ पे जब उंगली लगा दिए ना तो सब कुछ बैलेंस हो गया। मतलब इस थाली को उठाना था तो आप मान के चलिए कि इस पॉइंट को आपने उठा लिया तो ये थाली उठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस थाली में जो पूरा वजन था उसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पे निहित था, यहाँ पे कंसंट्रेटेड था, ठीक है। यहाँ पे पूरा वजन जो इसका पूरा मास जो है इसका यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे है, तो इसलिए इसको सेंटर ऑफ मास बोल दिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी शहर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे पटना में है आप तो मौर्या लोग घूमने जाता है, या आजकल मरीन ड्राइव है तो मरीन ड्राइव घूमने जाते हैं। दिल्ली में अगर आप है तो कनॉट प्लेस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पैसिफिक मॉल जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। या फिर पूरे पॉलिटिक्स में आप देखिए तो मोदी जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना। या पूरे दुनिया में आप देखिए तो लोग जानना चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में बस जाए या दुबई में बस जाए, तो दे आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बाकी चीज़ें हैं आसपास बट दीज आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी तरह से इस थाली का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। बात आई समझ में? ये चीज़ है। तो अर्थ क्या है? अर्थ का पूरा मास है मान लीजिए कि इसके सेंटर पे। और वैसे भी हम अर्थ, जब अर्थ सिस्टम आप पढ़ते होंगे तो सियाल, सीमा, निफे पढ़ते होंगे कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, फिर कोर होता है। कोर में भी 2 लेयर होता है, एक लिक्विड लेयर होता है, एक सॉलिड लेयर होता है। तो मोटा मोटी पूरा अर्थ का मास जो है सेंटर पे है। तो अब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है ना तो ये अपने तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है। इसलिए कुछ भी जब गिरता है, सेब भी गिरा तो ऐसा नहीं कि सेब ऐसा रैंडमली इधर जा रहा है, सेब सेंटर की तरफ जाना चाहता है। कोई भी चीज़ धरती के ऊपर है, धरती का ये सेंटर है, सेब गिरा ये सेंटर की तरफ गिरेगा। आप छत से कूदे आप भी सेंटर की तरफ गिरेंगे। कोई हवाई जहाज डिसबैलेंस होकर आसमान से गिरा, भगवान ना करे गिरे, गिरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गिरता है तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। आकाश से अगर जादू, मतलब कि यूएफओ और वो जादू जो हम लोग बचपन में मूवी देखे थे, वो अगर कूदेगा तो वो भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सेंटर अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि सारा मास को हम यहाँ पे मान लिया कि यहीं पे मास है सारा और यही अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। आप खड़े हैं, नीचे खींचा, सेंटर ने अपने तरफ अट्रैक्ट किया, इनको भी अट्रैक्ट किया, इनको सबको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, कर रहा है। ये सेंटर है, यहाँ पे मान लिया कि सारा मास है। ये बाहर में जो है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे मैंटल होता है, क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर होता है वो किससे बनता है? सिलिकॉन और एमए से, बताइए,
ठीक है। उसके बाद कोर है, कोर में क्या होता है, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड होता है और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है, आयरन का बना हुआ होता है, ठीक। तो सेंटर पे ही मान लेते हैं कि सारा मास है, तो सब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक ये केस देखिए, मान लीजिए ये तोप है, ठीक है, तोप से गोला चला, गोला निकला यहाँ पे। अब गोला को एक तो कि तोप ने जो फोर्स दिया है, जो बंदूक वाला फोर्स हम देखते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ, जितना आगे गया उतना पीछे गया, फोर्स लग रहा है, फोर्स लगा चाहे जिस भी वजह से, बारूद जला, अंदर विस्फोट किया, उससे एनर्जी निकला, वो एनर्जी ये बॉल लेके जो है बाहर निकल गया, ठीक है, गोली के जैसा, गोला के जैसा। तो एक तो फोर्स इस पे आगे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, एक आगे फोर्स लग रहा है जो बारूद जलने से हुआ। दूसरा क्या है कि भैया इसको भी तो धरती अपने तरफ खींचेगा, सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ ऐसा खींचता है, ठीक है। तो जब इसको धरती अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना, तो दो फोर्स काम कर रहा है। अब देखिए आपको, आप मान लीजिए किसी शादी में गए हैं, ठीक है, अब शादी में आप मेहमान हैं और आपका लड़का वाला से भी जान पहचान है और लड़की वाला से भी जान पहचान है, तो आपको लड़की वाला भी अपने तरफ खींचेगा और लड़का वाला भी अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, दोनों खींच रहा है। तो क्या होता है, तो बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा देर इधर भी आपसे भी बात करते हैं, थोड़ा देर आपसे भी बात करते हैं, दोनों का इंपैक्ट होता है। या किसी, मान लीजिए कि कोई बहुत हंसी खुशी का माहौल है और डांस कर रहे हैं, तो डांस कर रहे हैं हाथ जोड़ के, तो कोई इधर आपको खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो आप किधर जाइएगा, ठीक है, दोनों की तरफ तो नहीं जाइएगा और ना ही बीच से आधा आधा होइएगा। अज्यूम करके चल रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वैसा 5000 न्यूटन नहीं लगा कि आपको बीच से फाड़ देना है, ठीक है। तो आपका मूवमेंट किधर होगा, ये दोनों फोर्स के बीच में किसी डायरेक्शन में होगा। जो ज़्यादा होगा वो अपने तरफ थोड़ा सा खींचेगा ज़्यादा, बट इसका भी असर रहेगा, तो बीच में कहीं आप जाइएगा। मतलब इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो आप कहीं बीच में जाइएगा, है ना। इधर वाला ज़्यादा फोर्स लगेगा, मान लीजिए कि ये ज़्यादा खींच रहा है और ये थोड़ा कम खींच रहा है अपने तरफ, तो थोड़ा ऐसे जाइएगा, बट इसका भी असर रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस लाइन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बॉल निकला है ना, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स अर्थ अपने तरफ सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो ये कैसे जाएगा, बीच में थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसी को जब हम लोग आईआईटी और बाकी क्या क्या तैयारी करते हैं ना, तो इसको बोल देते हैं कि दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, ठीक है। जैसे हम बॉल को ज़मीन से फेंकते हैं ना, खेलते थे, या आप क्रिकेटर हैं और क्रिकेट खेलते हैं और बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल कैसे जाता है, ऐसे जाता है। तो इसी को बोल देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों है कि भाई बॉल को तो हम धक्का दिए, तो एक फोर्स ये लगा, दूसरा फोर्स धरती अपने तरफ खींचा, तो दो फोर्स काम कर रहा है। तो अगर मेरे फेंकने से खाली चला जाता तब तो ये ऊपर ही ऊपर चला जाता जिधर हम फेंके, लेकिन ये घूम के वापस नीचे आता है। क्यों, क्योंकि धरती का फोर्स भी इसको अपने तरफ खींचता है, धरती का सेंटर अट्रैक्ट करता है। तो ये बॉल जो निकला ये ऐसे जा रहा है, अट्रैक्ट किया धरती इधर, ये ऐसा आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये फोर्स और ज़्यादा लगाया और ये फोर्स लग रहा है, तो थोड़ा सा ये क्या होगा, इसके तरफ, इस फोर्स के तरफ टिल्ट होगा, तो ये थोड़ा सा और ऐसा जाएगा, ऐसा जाके तब धरती पे गिरेगा। मान लीजिए कि अगला बार में ये फोर्स इतना ज़्यादा लग गया, ऐसा लग गया, तो इसके तरफ टिल्ट होगा, ऐसा जाएगा, लेकिन धरती भी अपने तरफ खींच रहा है। और एक पोजीशन ऐसा आता है ना कि दोनों फोर्स हो जाता है बैलेंस, ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक। तो अब ये जो है ना धरती की तरफ गिरना चाहेगा लेकिन गिर नहीं पाएगा। देखिए यहाँ भी गिरा, यहाँ पे भी गिर गया था, मान लीजिए यहाँ पे भी गिरा, यहाँ पे भी गिरा। अब क्या होगा ना कि गिरना चाहेगा, लेकिन ये जो फोर्स लगा ना ये भी काफी बड़ा है, तो ये ऐसा चला जाता है कि गिरना चाह रहा बट गिर नहीं पा रहा, तो गोल गोल खाली इसका चक्कर लगाता रह जाएगा, चक्कर लगाता रह जाएगा, चक्कर लगाता रह जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है सैटेलाइट वगैरह छोड़ने में, कि हम रॉकेट से सैटेलाइट को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वो सैटेलाइट को ऐसे ऑर्बिट में हम खाली पहुंचाने भर ताकत लगाते हैं ताकि वो उस वाले ऑर्बिट में चला जाए कि धरती अपने तरफ खींच के उसको गिरा ना दे, खींचते रहे बट गिराए नहीं, और इस खिंचाव की वजह से ये गोल गोल घूमता रहे, धरती का चक्कर काटता रहे और हमें इंफॉर्मेशन भेजता रहे, ठीक है। तो यही चीज लॉन्चिंग में यूज होता है, और इसलिए रॉकेट का बहुत महत्व होता है कि पीएसएलवी यूज कर रहे हैं या जीएसएलवी यूज कर रहे हैं, कितनी ताकत से छोड़ना है, कितना दूर ले जाके छोड़ना है, ठीक है। अब कमेंट में आप बताइएगा कि पीएसएलवी को क्या बोला जाता है, निकनेम दिया गया है, हिंट दे देते हैं, पावर हाउस ऑफ, ठीक है, वर्क हॉर्स ऑफ, पावर हाउस बोल रहे हैं, पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वर्क हॉर्स ऑफ किसका बोला जाता है, पीएसएलवी को, ठीक है। और पीएसएलवी और जीएसएलवी में ज़्यादा भारी चीज़ों को लेके कौन ट्रैवल करता है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। देखते हैं आप लोग में से कौन बताता है, बताएंगे तो कोई नहीं, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ से, देखिए ये बॉल छोड़ा, यहाँ पे गिरा, छोड़ा, यहाँ पे गिरा, छोड़ा, यहाँ पे गिरा। एक टाइम ऐसा आया कि छोड़ा, अब धरती मिल ही नहीं रहा, गिरना चाह रहा है, हर पॉइंट पे देखिए धरती की तरफ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन धरती नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला भी फोर्स काफ़ी ठीक ठाक था, तो ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस किया हुआ है, और ये धरती के चारों तरफ चक्कर ऐसा लगाने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा, ठीक है, ठीक है।
तो और इसका ऑर्बिट में वो यूज़ होता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या बोलते हैं इसको। देखिए सवाल आया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन मोर देन अब। अब बताइए, अगर आपको कंसेप्चुअल नहीं पता है, अब कहीं किसी सोर्स से पता नहीं कहाँ से अगर कहीं पे होगा, आपने रटा है देन गुड। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने साइंस पढ़ा था ठीक से, तो भी आपको पता होगा। अदरवाइज मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अच्छे जगह से बीटेक किया है, बट कॉन्सेप्ट्स क्योंकि 10 साल 8 साल पढ़ा हुआ हो गया तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा था ना, अब ये देखिए ये मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये जो फोर्स एक सेंटर की तरफ ये घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो ये जो सेंटर की तरफ लगा, तो सेंटर प्लस पीटल मिला के बना दिए सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल फोर्स। ये एक सेंटर की तरफ गिरना चाहता है, गिर नहीं पा रहा है, गिर नहीं पा रहा है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे एटम में भी काम करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूमता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे में देखेंगे, या यहीं पे इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एथलीट है, ठीक है, ये किसी गोला को, ये भी हमने बचपन में क्या कि रस्सी से बांध के खेलते हैं। तो रस्सी देखते हैं कि पहले लूज रहता है, जब इसको घुमाते हैं तो टाइट हो जाता है। टाइट होने का मतलब क्या, और हमें हाथ पे महसूस भी होता है कि कुछ तो जर्क लग रहा है, कुछ हमें ताकत लग रहा है। अगर हाथ ढीला छोड़ेंगे तो ये बॉल फेंका जाएगा, ठीक है। और ये बॉल कैसे फेंकाएगा, ऐसा फेंकाएगा, ऐसा फेंकाएगा, ऐसा फेंकाएगा, ऐसा फेंकाएगा, ऐसा फेंकाएगा, नहीं, अभी देखते हैं कैसा फेंकाएगा, ठीक है। तो अब इसको घुमाया जा रहा है, तो एक तरह से क्या है कि बॉल को हम रस्सी से खींच रहे हैं अपने तरफ, ठीक है, अपने तरफ खींच रहे हैं। अब बॉल को घुमाएं, खींचे अपने तरफ, लेकिन घुमाने के वजह से क्या होता है कि इसमें बाहर की तरफ भी एक ताकत लगता है, ठीक है। अंदर की तरफ भी लगा और बाहर की तरफ भी लगा, ठीक है। आपको महसूस होता होगा, बाहर की तरफ लग रहा है तभी तो आपके हाथ में भी झटका लग रहा है ना, बॉल बाहर की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो जब बॉल बाहर की तरफ जाना चाहता है और आप अंदर की तरफ खींचना चाहते हैं, तो अभी हम लोग क्या बात किए थे, अभी हम लोग बात किए, अच्छा यहाँ पे फोर्स का नाम देख लीजिए, ये तो सेंट्रीपिटल हो गया सेंटर की तरफ, और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल का मतलब होता है दूर, अपने से दूर। तो सेंट्रीफ्यूगल खुद से सेंटर से दूर जा रहा है, तो सेंटर से दूर गया, इस फोर्स का नाम दे दिए। नाम है, दे दिए, क्या है उसमें, जैसे मेरा नाम है, क्या नाम है हमको नहीं पता है, लैम्डा ईटा बीटा थीटा गामा, जो रखना रख दीजिए, ठीक है। तो उसी तरह से कि इसका सेंट्रीपिटल रख दिया गया, इसका सेंट्रीफ्यूगल रख दिया गया, ठीक बात है, हमको यहाँ तक समझ में आ गया। पीछे हमने क्या समझा कि दो फोर्स लग रहा है, तो दोनों का जो कंबाइंड इंपैक्ट होगा उसके तरह से मोशन होगा। तो ये दो फोर्स, एक इधर एक इधर, तो कहीं बीच में मूव करेगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये जाना चाहिए, बट ये घूम तो गोल गोल रहा है, तो जी हाँ ये जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन को बोलते हैं टेंजेंट। ये जो सर्कल है ना, सर्कल को एकदम छूता हुआ जो लाइन जाता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। और अगर मैथ आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। या यूं कह लें कि सेंटर से अगर रेडियस खींचिए और यहीं पे अगर 90 डिग्री पे कोई अगर लाइन आप खींच पाते हैं तो उस लाइन को बोल देते हैं टेंजेंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं यार, ये भी एकदम हमको बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, और दोनों बराबर है। अगर दोनों में से कोई भी कम ज्यादा होता, सेंट्रीपिटल ज्यादा होता तो बॉल अंदर की तरफ चला जाता, सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा होता तो बॉल बाहर की तरफ चला जाता रस्सी तोड़ के। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, बॉल घूम रहा है इसमें गोल गोल। इसका मतलब यह है कि दोनों फोर्स बराबर है, और जब दोनों फोर्स बराबर है तो इसका मोशन दोनों के ठीक बीचों बीच में होगा, एकदम बीच बीच में होगा, ठीक। तो एकदम बीच बीच में मोशन करता है। तो इस पॉइंट पे एकदम बीच बीच में, यानी कि टेंजेंट पे ये जाना चाहता है, 90 डिग्री पे जाना चाहता है। देखिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो 180 डिग्री एंगल बनाएगा, और 180 डिग्री का क्या होता है आधा, 90 डिग्री। तो इसका मोशन 90 डिग्री पे होगा, लेकिन ये 90 डिग्री पे मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 90 डिग्री पे मूव करता है और अगले पॉइंट पे पहुंचता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो अब देखिए फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, इधर हो गया। पहले फोर्स उधर लग रहा था, अब सेंटर की तरफ ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल भी ऐसा हो गया, तो अब इसका टेंजेंट भी चेंज हो जाएगा। जो पहले टेंजेंट ऐसे जा रहा था अब वो ऐसा जाएगा। तो जो पहले बॉल ऐसे मूव करता वो अब ऐसे मूव करता। सेम चीज फिर अगला पॉइंट पे होगा कि फोर्स अब ऐसा हो गया, तो सेंट्रीपिटल भी फोर्स भी ऐसा चेंज हो गया, तो टेंजेंट भी चेंज हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट चेंज हो रहा है, और हर पॉइंट पे बॉल जो है वो टेंजेंट की तरफ मूव करना चाह रहा है, और इसलिए बॉल जो है फंस गया इस चक्र में और गोल गोल घूम रहा है। न इधर जा रहा है, न इधर जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। वही सेम चीज यहाँ पे धरती के साथ हुआ था, जो अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि दोनों फोर्स आप कहिए कि एक तरह से जब बराबर लग गया तो भाई दोनों का बीचों बीचों में घूमेगा और पहुंच गया वहां पे, स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, ऑर्बिट में स्टैब्लिश हो गया। तो ये था वही। अब सेंट्रीपिटल, अब कहीं पे भी आपसे पूछ दे, जैसे ये गाड़ी घूम रहा है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, इस पे घूम रहा है।
ये गाड़ी इसलिए घूम रहा है ना, भले इसमें रस्सी नहीं लगा हुआ हो, लेकिन घूम रहा है इसके चारों तरफ, इसका मतलब कि अंदर की तरफ कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तभी तो इसके चारों तरफ सेम प्रोसेस से घूम रहा है। यहाँ पे रस्सी था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मीडियम था, यहाँ पे पार्टिकल था, यहाँ पे नहीं है। ये मैकेनिकल वेव था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यही तो बात है ना। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला लेक्चर देख लिया है, या वेव का पूरा लेक्चर देखा, या मीडियम है, रस्सी से बंधा हुआ, नहीं बंधा हुआ रस्सी से, ये रजनीकांत है, ये आम आदमी है। बॉल जो है वो आम आदमी है, तो बॉल आम आदमी है तो रस्सी से बंधा है तब घूम पा रहा है। गाड़ी जो है रजनीकांत है, इसको रस्सी से बांधने का जरूरत नहीं है। अदृश्य चीजों, अदृश्य शक्तियों से ये घूमता है। तो ये जो अदृश्य शक्ति है ना, यहाँ पे गाड़ी पे जो काम कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अकेले लग रहा होता तो गाड़ी तो गिर जाना चाहिए था, सेंटर की तरफ भाग जाना चाहिए था। नहीं भाग रहा है और घूमते ही जा रहा है। इसका मतलब कि इसको बैलेंस करने के लिए एक बाहर की तरफ फोर्स है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमने यहां पे भी देखा, ठीक है। और इन दोनों के बैलेंस की वजह से गाड़ी जो है टेंजेंट की तरफ मूव करेगा, ऐसा, ये 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही मूव किया, अगला पॉइंट पे पहुंचा, तो अगला पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल का ये हो जाएगा, तो फिर अगेन ये 90 पे जाएगा, तो ऐसे टेंजेंट पे जाएगा, तो हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। तो इसलिए ये सर्कल में मूव करता रह जाता है। और इसलिए देखिए, गाड़ी जब स्किड होता है मोड़ पे, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, और हम कामना करते हैं कि बीपीएससी इस तरह का सवाल पूछे कि अब अगर गाड़ी स्किड होता है, कहीं पे मोड़ पे स्किड होता है, तो क्यों स्किड होता है। तो अब इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं भी मूव कर, आप भूल जाइए सब चीज़। गाड़ी है, गाड़ी चल रहा था और गाड़ी इधर मूव कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर की तरफ इस पर फोर्स लगा है, झटका लगा है। तो फोर्स तो पहले से लग रहा था, बट दोनों बैलेंस था, तो इधर क्यों मूव किया, यानी इधर का फोर्स बढ़ गया होगा। तो इधर का फोर्स बढ़ गया होगा, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए गाड़ी स्किड करता है। इसलिए मोड़ पे जब रोड बनाया जाता है, तो मोड़ कितना होना हो उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है कि रेडियस कितना होना चाहिए और मोड़ पे स्पीड कितना होना चाहिए। लिखा हुआ रहता है आगे, खतरनाक घुमावदार मोड़ है और गति सीमा 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इसलिए लिखा रहता है कि 20 से जहां आप 30 कीजिएगा तो आप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा और आप खिसक जाइएगा और नीचे खाई होगा, तो कल अखबार में मिलिएगा। सन के चारों तरफ देखिए अर्थ घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है, दोनों का बीच में ऐसे हर पॉइंट पे टेंजेंट 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 टेंजेंट। देख लीजिए, सेंट्रीपिटल वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लग रहा है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऐसा है। अब यहाँ पूछा है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सिर्फ क्या कर रहा है भाई, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। इसका वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, गाड़ी आप तो 20 किलोमीटर पर स्पीड से ही घुमा रहे हैं, तो स्पीड तो नहीं चेंज हो रहा है। बट हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड 20 है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अभी ऐसा जा रहा था, फिर ऐसा जा रहा, फिर ऐसा जा रहा, फिर ऐसा 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 ऐसा, हर पॉइंट पे ऐसा जा रहा है, ठीक है। पॉइंट बनाइएगा तो ऐसा लगेगा दिवाली का जो वो हम लोग चक्री घुमाते हैं ना, उस टाइप का बन जाएगा। तो यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वाला चीज चेंज हो रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलकर क्या कर रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तभी तो गाड़ी स्किड करता है ना, ठीक है। बट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक स्पीड से घूम रहा है, 20 के स्पीड से दौड़ रहा है, 30 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपका डायरेक्शन सब चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चीज है। अब बताइए, अब इस सवाल को पढ़िए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, लगता है सही। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोर देन वन ऑफ द अबव, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। अब आंसर भी अगर हम देंगे तो आप लोग को बुरा लग जाएगा, हम नहीं चाहते आप लोग को बुरा लगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिए। और 68 में आया है और अगला आप 69 देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इससे एक लेवल डीपर जाएगा सवाल पूछने के लिए, तो क्या पूछेगा, इसी तरह का चीज पूछेगा ना। देख लीजिए, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को आप कंपेयर कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड, सेंट्रीपिटल इनवर्ड, ठीक है। अलोंग द सेंटर, सेंटर के अलोंग ही बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। ये सेंटर के अलोंग अंदर की तरफ, सेंटर के अलोंग बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। अलोंग द सेंटर अंदर की तरफ, अलोंग द सेंटर बाहर की तरफ। जो हम लोग, जैसे गाड़ी चलता है, गाड़ी अगर चक्का घूमता है तो चक्का से जो मड फ्लाई करता है या कचरा जो फेंकता है, अगर बारिश में आपने साइकिल चलाया हो, या अगर आप ज़्यादा रईस हो और आपके पास कार हो, या आप थोड़ा कम रईस हो और आपके पास बाइक हो, तो बारिश में जब हम गाड़ी चलाते हैं और चक्का में मड फैल जाता है, मतलब मिट्टी लग जाता है, और चक्का में एक्सेलेरेटर देते हैं तो गोल गोल घूमता है, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी बाहर की तरफ फेंकाता है, बाहर की तरफ फेंकाता है। क्यों फेंकाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फेंकाता है।
क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा फोर्स लग गया, ठीक है, उसको चक्का जो है ना होल्ड करके नहीं रख पाया, तो किधर के तरफ जाएगा? अगर बॉल का हम कनेक्शन यहाँ से काट दे, रस्सी को काट दे, तो बॉल किधर जाएगा? कहीं तो इधर ही बाहर ही जाएगा, अंदर की तरफ तो नहीं जाएगा, ये तो आप श्योर है। इसका मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ मोशन होता है। तो कोई भी इस तरह की चीज होकर बोलेगा बाहर की तरफ क्यों मूव कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अंदर की तरफ क्यों गिर गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा, सेंट्रीपिटल ज्यादा हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल अपने तरफ खींच लेगा। और इसी लाइन में क्यों मूव कर रहा है, तो दोनों बैलेंस्ड है। क्या ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हाँ चेंज हो रहा है। सीधे लिख देगा क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऐसा लिखेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो आपको बताना कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब भुला जाइएगा कि डायरेक्शन भी होता है, तो लिख दीजिएगा कि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, सैटेलाइट क्यों मूव करता है, तो वो भी अभी आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मूव करता है। तो सैटेलाइट क्यों मूव करेगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो गया, मूव करता रहेगा। और यही बैलेंस कराने के लिए इसरो नासा बैठा हुआ है, साइंटिस्ट सारा जो तामा झामा करते हैं यही बैलेंस कराने के लिए करते हैं। रॉकेट से कैसे लॉन्च करना है, कहाँ पहुंचाना है, कितना भारी भरकम रॉकेट होगा, इसी सब को करके वहाँ पे जाके सैटेलाइट को बैलेंस करा देते हैं। आदित्य L1 को उसी तरह से बैलेंस कराया गया है L1 लैंग्रेंज पॉइंट पे। जाके आदित्य L1 का वीडियो देखिए, बट आप लोग नहीं देखेंगे, हमें पता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोला कि भाई देखो, उससे अगर सवाल आ गया तो अगर थोड़ा सा इधर उधर पूछा तो फिर नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, खैर आपकी मर्जी। तो ये चीज़ है। अब आते हैं कि ग्रेविटी जिस फोर्स से धरती खींच रहा था ना, अपने तरफ खींच रहा था, उसको बोलते हैं ग्रेविटी, जी से डिनोट करते हैं उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह होता है। आप जहाँ बैठे हैं, आप अपने कलम किताब कॉपी टेबल पे जो भी चाय बिस्किट जो भी रखा हुआ है, सब चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने तरफ, वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कलम भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप भी कलम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो धरती जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना, उसको थोड़ा स्पेशल नाम दे दिए। जैसे धरती के शेप का स्पेशल नाम क्या है, GEOID। क्यों? क्योंकि धरती पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, इक्वेटर पे थोड़ा सा फैला हुआ है और इसलिए पोल पे थोड़ा सा दबा हुआ है। तो इसलिए रेडियस अगर यहाँ पे देखिएगा इक्वेटर वाला और पोल वाला, तो थोड़ा कम ज़्यादा होता है, और इसीलिए जी का वैल्यू चेंज होता है, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो धरती का जो ये यूनिक शेप है, इसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, और इसलिए धरती का जो फोर्स है उसको भी स्मॉल जी से बोलते हैं कि ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अ प्लैनेट और अदर बॉडी ड्रा ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स ऑल ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, चलिए, और ये सब सारा एग्जांपल देख लीजिए भाई। ये जो झूला झूल रहा है, क्यों झूल रहा है, क्यों इस पे चल पाता है, वो जो स्नेक ड्राइव वगैरह हम लोग करते थे बचपन में, या ड्रैगन ड्राइव जो भी इसका नाम है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर पाता है। ठीक है, ये जो टेंजेंट की हम लोग बात कर रहे थे, सर्कल का टेंजेंट, यहाँ से रेडियस खींचिए 90 डिग्री 90 डिग्री, ये टेंजेंट है। ठीक है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट करता है। तो अब वही वाला बात है कि एप्पल जो है वो क्यों नहीं खींच पाता और अर्थ क्यों खींच पाता है। देखिए, एक तो हुआ कि भाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो त्वरण तो होना चाहिए। अब है क्या, दोनों बराबर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक बात है, मान लीजिए कुछ फोर्स रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, जो फोर्स लगाया है एप्पल धरती पे, ठीक है, मान लीजिए कि 50 न्यूटन का, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बराबर मास ऑफ अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 100 बटे मास ऑफ अर्थ। अब आप बताइए, मास ऑफ अर्थ कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 100 को ऐसा अनुलोम विलोम करके एक नाक से खींच लेगा और पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए एप्पल जो फोर्स लगाता है ना, वो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि नगण्य हो गया, पता ही नहीं चलेगा, नेग्लिजिबल हो गया। नहीं तो पता चला कि ढेर सारा एप्पल रख देंगे ऊपर में, वो एप्पल धरती को खींच ले रहा अपने तरफ से, और धरती का जो ऑर्बिट है, जिस पे धरती सन के चारों तरफ घूम रही है, तो ऑर्बिट से भी डिस्प्लेस कर देगा इधर उधर। मान लीजिए किसी का दिमाग सनक जाए और ऐसा करने का मन कर जाए, तो अर्थ के बराबर या आधा बराबर का मास आप फेंक दीजिए बाहर, किसी भी तरह से कोई भी ताकत लगा के, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और चूंकि कंपेरेबल मास है तो खींच लेगा अर्थ को अपने तरफ, थोड़ा डिस्प्लेस भी कर सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। कारण है उसका, कारण बताएंगे कभी बाद में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये हो गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लिए, सोलर सिस्टम न्यूटन
का ये सब कुछ है ग्रेविटेशन। ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, सब अट्रैक्ट करता है। एक छोटा सा धूल कण भी है वो भी अट्रैक्ट करता है, एक बड़ा सा उल्का पिंड है वो भी अट्रैक्ट करता है, सन है वो भी अट्रैक्ट करता है, नियर बाई प्लैनेट है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, या बहुत दूर सुपरनोवा हुआ था और हमारा सोलर सिस्टम यहीं पे है और बहुत दूर फैलता फैलता कहीं कोई गैलेक्सी होगा, वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो टाइम स्पेस फैब्रिक बनता है, जो ग्रेविटेशन का फील्ड बनता है, वो सबका सब पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो सीधा सिंपल सा बात है कि ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, प्लैनेट नहीं बोल रहा है, सोलर सिस्टम नहीं बोल रहा है, पूरे यूनिवर्स में जो बिग बैंग होने के बाद जो पार्टिकल्स निकला पूरा, वो सब पार्टिकल आज तक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड दैट जनरेट some kind of acceleration according to Newton's second law, and everybody want to remain in rest or in motion, जो भी वो स्थिति में है, that is Newton's first law, law of inertia। ठीक है, चलिए तो ये फोर्स निकालते हैं कि क्या फोर्स है भाई। तो दो ऑब्जेक्ट ले लिया, ए बी ले लिया, दोनों का फोर्स निकाल रहा है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला था Gm1m2/d²। डी इन दोनों के सेंटर के बीच का दूरी है, यानी कि इन दोनों के बीच का दूरी है। एक मास इसका है, एक मास छोटे वाले का है। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो देखते हैं भी कैसे निकाला जाता है। बट यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाता है। ऐसा नहीं डरना है कि भाई बड़ा है तो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, छोटा है तो कम फोर्स लगा रहा है। जो बड़ा है वो भी उतना ही खींच रहा है, जो छोटा है वो भी उतना ही खींच रहा है। और ये हमको किसने समझाया था? ये हमें न्यूटन चाह ने समझाया था। न्यूटन ने बोला था कि न्यूटन अपना थर्ड लॉ दिया, बोला कि भाई बराबर रिएक्शन होगा, हमको एक थप्पड़ मारोगे तो हम भी एक थप्पड़ मारेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि चोट का एहसास किसको कितना होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, कोई कोमल होता है, कोई ढीठ होता है ना। तो वही चीज़ है कि फोर्स बराबर लगेगा। अब वो अलग बात है कि एक्सेलरेशन किसके तरफ होगा, किसके अंदर ज़्यादा द्रव्यमान है और किसके अंदर कम द्रव्यमान है, किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है, उस पर एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा। बट फोर्स दोनों सेम लगाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा आदमी हो मोदी जी हो, चाहे छोटा आदमी हो, वोट देने जाएंगे दोनों का वोट एक ही काउंट होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि मोदी जी वोट देने के लिए जाएंगे तो वहाँ भीड़ लग जाएगा, और हम आप वोट देने जाते हैं तो भीड़ लगा के जाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए वो फोर्स कैलकुलेट करने का पूरा तरीका है, यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा था। तो होता क्या है ना, जो एकदम नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो देखिए पूरा तामा झामा ये लोग करके, साइंटिस्ट लोग जो भी कैलकुलेटर यूज करता है और यहाँ तक पहुँचता है कि प्रोपोर्शनल है, मतलब कि फोर्स इसके हिसाब से बढ़ेगा या इसके हिसाब से घटेगा। यानी मास बढ़ गया तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों का मास बढ़ गया तो फोर्स बढ़ेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस से तो भागा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी तरह से पहुंचता है। लेकिन अब इन लोग को चाहिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला निकालने के लिए इसके जगह हमको बराबर का साइन चाहिए, और यही बराबर लाने के लिए क्या करते हैं लोग, कोई नंबर से गुना कर देते हैं और उन नंबर को बोल देते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है जो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहां ग्रेविटेशन के केस में क्या है, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, बोलते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसको याद रख लीजिए। ठीक है, और इसका वैल्यू बता देते हैं कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ जी, जस्ट सेकेंड, ऐसा यूनिट क्या हो रहा है भाई, ऐसा यूनिट ऑफ जी जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ जी जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। कैसे निकाला गया, तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी कैसे निकाला गया है। ये देखिए फॉर्मूला FDM करके निकाल लिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, जो अभी हम लोग जितना अभी डिस्कस किए कि भाई बराबर फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स लगाएगा, चाहे कोई भी हो, कोई उल्का पिंड है बाहर का, आप भी उसको उतना ही से खींच रहे हैं जितना से वो आपको खींच रहा है। ठीक, सिंपल, अब इससे ज़्यादा नहीं बात करने का जरूरत है। और इनवर्स का स्क्वायर होता है फोर्स का, आपने देखा ही कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो अगर सवाल ये पूछ दे कि अगर दूरी को 2 गुना कर देंगे तो फोर्स कितना गुना कम होगा, तो दूरी को 2 गुना कर दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, डी के जगह 2d² हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू d² हो जाएगा। तो फोर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दूरी को अगर 2 गुना कर रहे हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि दूरी को अगर 6 गुना कम कर देंगे तो 6 गुना बढ़ा देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 गुना कम हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे दूर होता है ना, एक्सपोनेंशियली फोर्स कम होता जाता है। इसलिए हम लोग को अपनों पे उल्का पिंड का फोर्स महसूस नहीं होता, क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन अर्थ का महसूस होता है, ठीक है। तो दूरी जैसे ही बढ़ता है फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका किताब आप पे कितना फोर्स लगा रहा है, क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो वो कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूला से। आपको जी मालूम है, आपको अपना वेट मालूम है, उसका वेट मालूम है, और आपको अपने का डिस्टेंस मालूम है, दोनों के बीच का कैलकुलेट कीजिए, देखिए फोर्स कितना आता है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं आप एक दूसरे को खींच पा रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है भाई, तो सेवरल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है कि फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। हमको ये बचपन में लगता था ना कि एक ये तो समझ में आ गया कि धरती गोल है, ठीक है। पहले चपटा वाला कॉन्सेप्ट था कि धरती चपटा, यहाँ गए, किनारे जाएंगे तो छत के जैसा, जैसे छत से गिरता है वैसे गिर जाएंगे। बट बाद में पता चला कि नहीं, धरती तो गोल है। तो हमको हुआ कि हाँ भाई ठीक है गोल है, लेकिन हमको लगा कि गोल में भी अगर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर आएंगे तो यहाँ से तो ससर के नीचे चले जाएंगे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम यहाँ पे आएंगे तो धरती इधर खींचेगा, यहाँ पे आएंगे तो इधर खींचेगा, नीचे आएंगे तो इधर खींचेगा, तो गिरने देगा नहीं। भले उल्टा हो जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। तो ये चीज़ है, जो चीज़ कि आपने इधर वाले डायग्राम में देखा कि इधर से इधर आएंगे, कहीं भी जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं, धरती खींच के रखेगा, लटका के रखेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हो गया। मोशन ऑफ प्लैनेट एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हर जगह ग्रेविटेशन का यूज़ है, हर जगह ग्रेविटेशन का यूज़ है। ग्रेविटेशनल वेव अगर आप नहीं जानते हैं तो विजन IS का जो PT 365 बना है उसको जाके देखिए, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल वेव का क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रेविटेशनल वेव, इससे हम यूनिवर्स के बारे में पता कर सकते हैं कि बिग बैंग कैसे हुआ था और कैसे फैला है ना। बहुत सारा अनआंसर्ड क्वेश्चन है। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा कि विजुअल लाइट का रेंज बस इतना ही है, बाकी सब इनविजिबल है। डार्क मैटर बहुत ज़्यादा है और विजुअल मैटर बहुत कम है, तो हमें बहुत कम पता है। तो ग्रेविटेशन उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइड क्यों होता है। तो मून और सन जो एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स से खींचते हैं, उसके वजह से टाइड आता है। समंदर का पानी ऊपर होता है फिर नीचे होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। किस पे? अर्थ पे। अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल लगता है तो पानी को खींचता है, तो थोड़ा ऊंचा हो जाता है। फिर अर्थ जब दूर हो जाएगा तो पानी थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दूर हो गया तो फोर्स कम हो गया। तो ये चीज़ होता है। तो इसीलिए समंदर में आप देखिएगा ना तो पानी बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। अब यहीं से आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं कि चांदीपुर, UPSC में आया हुआ सवाल है। चांदीपुर वो बीच है जहाँ पे समंदर का पानी कई किलोमीटर तक पीछे रिसीड कर जाता है। जनरली समंदर के पास जाइएगा तो 500-700 मीटर तक रिसीड करता है, 1-8 किलोमीटर तक रिसीड कर सकता है, ठीक है। मतलब सुबह में पानी आपको यहाँ किनारे तक, यहाँ तक दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। मान लीजिए ये होटल वाला एरिया है, लेकिन शाम में वही पानी जो है ना आपको यहाँ पे दिखेगा। ये पूरा खाली मैदान, इसमें आप दौड़ खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं। चांदीपुर में क्या होता है ना कि ये वाला जो एरिया है ना ये कई किलोमीटर है, ठीक है। तो ये UPSC में आया हुआ सवाल है। ऐसे ही टाइट हुआ तो हम सोचे कि बता ही देते हैं। लेक्चर देखने वाला को कुछ एक्स्ट्रा तो फायदा होना चाहिए ना। F = mg, ठीक है। F = mg है, धरती जो हमको जिस फोर्स से खींच रही है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को g बोल दिए धरती वाला, और वो mg किसके बराबर है? ग्रेविटेशन पुल के बराबर है। और वो क्या है? कैपिटल G, धरती का मास, मेरा मास बाई d², ठीक है। तो यहाँ से g का वैल्यू हम निकाल लिए, g बराबर इतना करके। तो हमको कैलकुलेशन में जाना नहीं है, g क्या होता है? g m/r², बस इतना हम जाने। ये फॉर्मूला से mg/g ये करके अगर यहाँ से g तो m को उधर लेके जाएंगे, m कट जाएगा, m, ठीक है। तो m कट गया, तो ये जो g है ये क्या है? g m/r²। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीज़ देखने का है। पहला चीज़ कि आप पे जो ग्रेविटी लग रही है उसकी बात हो रही है, स्मॉल g, ठीक है। तो आप पे जो ग्रेविटी लग रही है क्या आपके मास पे डिपेंड कर रही है? फॉर्मूला में देखिए कहीं पे मास मिला? नहीं मिला, कट्टम कुट्टी हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि आपके मास पे जी डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि छत से आप लोहा 1 किलो गिराइए चाहे रुआ 1 किलो गिराइए, गिरेगा दोनों सेम टाइम पे, अगर यहाँ पे कोई हवा तवा कुछ नहीं है तो। क्यों? क्योंकि दोनों पे जी लग रहा है और जी दोनों पे बराबर लग रहा है, और उसका वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड होता है। और यही एक्सरसाइज जो है गैलीलियो ने इटली की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार से किया था,
ठीक है, और बताया था कि ये होता है, यानी फ्री फॉल में दोनों बराबर टाइम पे गिरेंगे, चाहे आप मोर का पंख गिराइए, चाहे कबूतर का पंख गिराइए, चाहे मोर का पंखी के साथ आप भी कूद जाइए, छत से कूदिएगा मत, हाथ पैर टूट जाएगा। ठीक है, तो जी का वैल्यू में देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपका मास नहीं आ रहा, आपके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, धरती के आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर धरती का रेडियस चेंज हुआ, ठीक है, तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो धरती अगर स्फेरिकल होगा तो हर जगह जी बराबर लगेगा, धरती अगर स्फेरिकल नहीं इलिप्टिकल हो जाएगा तो जहां रेडियस बढ़ गया वहां जी कम होगा, और जहां रेडियस कम है वहां जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा तेजी से अपने तरफ खींचेगा। यहाँ देखिए ना, दूरी बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा, यहाँ नजदीक में है तो फोर्स ज्यादा हो गया। वही चीज बोल रहा है कि रेडियस बढ़ गया घट गया तो दिक्कत होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे कि अर्थ का शेप बड़ा यूनिक होता है, उसको जियोइड बोलते हैं, और इक्वेटर पे जो है ना रेडियस थोड़ा सा आर डैश हो जाता है, यानी आर से बढ़ जाता है, और पोल पे जो रेडियस है ना वो आर माइनस आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आर से कम हो जाता है, और जनरली अर्थ का रेडियस बाकी जगह आर होता है, तो पोल पे थोड़ा कम और इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इक्वेटर पे आपको ज्यादा जी महसूस होगा, या अभी आप अगर साइंटिस्ट बन जाए या बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए और आपको भेज दिया जाए आर्कटिक या अंटार्कटिक पे कुछ रिसर्च करने के लिए पोल एरिया में, तो वहां पे आप पे ज्यादा जी लगेगा, इक्वेटर पे ज्यादा जी लगेगा या पोल पे ज्यादा आपको जी लगेगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मास पे डिपेंड नहीं करता है, आपके मास पे जी और रेडियस पे अर्थ के डिपेंड करता है, अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। अर्थ का अंदर से अगर कोर निकाल के कोई भाग जाए, मान लीजिए दूसरे गैलेक्सी से बहुत पावरफुल लोग आए और उसके पास इतना टेक्नोलॉजी हो कि अर्थ का अंदर से कोर निकाल दे, ठीक है, या हम लोग ड्रिलिंग करके कोर से लिक्विड लोहा निकाल लें, ठीक, और सब निकाल के इलोन मस्क अपना जहाज में डाल के और मंगल ग्रह पे जाके बसने चले जाएं कि भाई आयरन का वहां कमी है, आयरन लेके चलते हैं, तो अर्थ का मास कम हो जाएगा। अर्थ का मास कम होगा तो आप पे ग्रेविटेशनल लगना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास कम हो गया, लेकिन आपके मास से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैल्यू जी को, जी का वैल्यू कैलकुलेट किया, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, हम लोग बचपन से याद किए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यही है, इफ स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज देन वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर विल बी। स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज कर जाएगा, तो अगर अर्थ का स्पिनिंग स्पीड इंक्रीज कर जाएगा तो क्या चेंज आएगा आप बताइए। और इस सवाल का जवाब भी आपको देना है कमेंट सेक्शन में। 67 बीपीएससी में आया हुआ है कि अर्थ का स्पिनिंग स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा। आप इमेजिन कीजिए कि कोई गोला है और उसको आप ज़्यादा तेजी से घुमा रहे हैं तो क्या होगा, वो लंबा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, अर्थ का शेप ऐसे है मान लीजिए, तो ज़्यादा स्पिन कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा या थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने का क्या इम्पैक्ट होगा और ऐसा होने का क्या इम्पैक्ट होगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ड्यूरिंग फ्री फॉल बता दिए सेम रेट होता है, क्यों? क्योंकि आपके मास से इसको घंटा ना फर्क पड़ता है। यही पीछे गैलीलियो जी एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ से, और चर्च जो है उस समय जानते ही थे कि साइंस वाइंस का तो कोई बोलबाला था नहीं, चर्च वाला अपना बोलबाला था। चर्च वाला बोला कि तुम भाई नज़रबंद रहो, तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो, ठीक है, तो तुम ये सब बात बोल के लोगों को भड़काओ मत। बोल रहे हो कि धरती चपटा है, नहीं है, गोल है, और सूरज नहीं घूम रहा है, धरती घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, उल्टा पुल्टा बात। लेकिन फाइनली गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, इन लोग के बदौलत जो है हम चीज़ों को समझ पाए, सही कर पाए, और आज चांद मंगल पे जाते हैं और ताली बजाते हैं। अगर ऐसे चर्च और ऐसे लोगों की बात में रहते तो आज हम लोग मंगलयान पे खुशी नहीं मना रहे होते, चंद्रयान पे खुशी नहीं मना रहे होते, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की जुगत में नहीं लगे होते, और आज हम लोग रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन नहीं यूज़ कर पा रहे होते, क्योंकि सिग्नल ही नहीं आता, क्योंकि सैटेलाइट नहीं होता, क्योंकि सैटेलाइट जाने के लिए रॉकेट भेजना पड़ेगा, और इसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब स्पीड वगैरह का फॉर्मूला है जो पीछे हमने देखा था उसमें। हाँ, ये सवाल था, इफ अ फेदर इज रबड़ बॉल, फेदर सबको गिराया जाता है फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्यों बोला? हवा रहेगा तो उसका इंपैक्ट पड़ जाएगा, तो वैक्यूम इसलिए बोला है। ठीक है, तो एकदम आइडियल कंडीशन दे दिया गया, अब आपको बताना है कि क्या होगा। बीपीएससी 67, और इस क्वेश्चन में भी मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोग गलत करके आए होंगे। ठीक है, चलिए अब मास और वेट में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मास क्या होता है। मास बेसिकली क्या होता है? मास होता है द्रव्यमान, मास दम है तो रोक ले, और वेट क्या होता है? फोर्स। ठीक है, मास क्या है? कोई भी गोला है उसके अंदर कितना पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, ठीक है, कितना द्रव्य भरा हुआ है, कितना मैटर है किसी ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड मास। बट वेट क्या होता है कि धरती उसको अपने तरफ कितने ताकत से खींच रही है, दैट इज वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mg।
मतलब मास में जब हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट मिलता है। ठीक है, तो मास और वेट में अंतर है। तो जो हम लोग बोल देते हैं ना कि अरे ये बड़ा भारी है, बड़ा वजनी है, ठीक है, तो मास को भी रेफर करने के लिए भारी और वजनी बोलते हैं, तो वैसा नहीं बोलना है। ठीक है, वेट का मतलब होता है भार, वेट का मतलब होता है वजन, लेकिन मास का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि उसमें कितना द्रव्य है, उसमें कितना एलिमेंट भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है। ठीक है, डेंसिटी वगैरह यही मास से ही रिलेट करके कॉन्सेप्ट निकालते हैं, वॉल्यूम यहीं से निकालते हैं। और वेट क्या होता है, मास में जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट मिलता है। मास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या होगा, वेक्टर होगा। क्यों, अरे आपका वेट क्या है, फोर्स आपको धरती नीचे की तरफ लगा रही है तो आप नीचे की तरफ जाते हैं, चाहे आप 20 माले से कूदिए, चाहे 50 माले से कूदिए, चाहे 1 माले से कूदिए, और चाहे किसी को छत से ले आकर ढकेल दीजिए, गिरेगा तो नीचे ही। क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि धरती उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। धरती अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींच रही है, एंड दैट्स वाई वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का जो जो यूनिट होगा सब इसका यूनिट होगा। कैन चेंज, मास चेंज नहीं हो सकता, इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम, किलोग्राम, ये सब। क्या वेट चेंज हो सकता है, अभी देखे ना कि पोल पे चेंज हो रहा था जी, तो जी चेंज हो गया तो मास चाहिए, वेट चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन क्या मास चेंज हो रहा है, नहीं, मास तो उतना ही है ना भाई, जितना बड़ा बॉल लेके गए तो उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो वेट जो है लोकेशन के साथ चेंज हो सकता है, मास नहीं चेंज हो सकता है। ठीक है, मास आपका ट्रू नेचर है, आपका असली कैरेक्टरिस्टिक है, आप सच में कैसे इंसान है। वेट जो है वो लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, सामने सामने जब कोई आदमी आता है तो हम अच्छे से बात करते हैं, पीछे से उसकी बुराई करते हैं। क्यों, क्योंकि वेट जो है ना, हमारा वजन जो है ना, हल्का है। हम सिचुएशन चेंज होते ही हल्का हो जाते हैं, और सिचुएशन चेंज ही होते ही भारी होने का कोशिश करते हैं। लेकिन मास क्या है, जो आप सच में हैं, जो आप पैदा हुए हैं। ठीक है, तो मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में लगता है, एक डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया, जो जितना अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, नहीं हिलना चाहता है, उसको आप समझिए कि मास है। ठीक है, कि हिल नहीं रहा है। जैसे हाथी का मास ज़्यादा है, ठीक है, और शेर का मास कम है। क्यों, क्योंकि हाथी को आप हिलाइएगा तो नहीं हिलेगा आपसे, लेकिन शेर हो सकता है कि हिल जाए। ठीक है, और कहीं जो शेर ज़्यादा जोर से हिला तो फिर आपको हिला देगा। तो हाथी में ज़्यादा मास है, शेर में कम मास है। आपको हिलाना मुश्किल है, लेकिन एक बच्चा को हिलाना आसान है। क्यों, आप अपना इनर्शिया को ज़्यादा मेंटेन करना चाहेंगे, आपके अंदर ज़्यादा मास है, और बच्चा जो है वो आसानी से हिल जाएगा। क्यों, उसके अंदर कम मास है। ये मास ही है जो इनर्शिया डिसाइड कर रहा है। तो कभी मास से सवाल आ जाए कि स्केलर, इनर्शिया 3-4 पॉइंट दे दे, तो टेंशन नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आपने देख लिया कि मास क्या होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या है, स्केलर है। मास क्या है, चेंज नहीं होता है। वेट क्या है, सब देख चुके हैं। मास कांस्टेंट रहेगा, रिमेन द सेम। वेट क्या है, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स लग रहा है वो वेट है। मास को जी से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज वेट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। और यहीं से सवाल बनता है कि धरती पे जो वेट है और चांद पे जो वेट है चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सब है। यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होगा वही वेट का भी ऐसा यूनिट होगा। अब यूनिट ऑफ वेट में दे देगा आपको चुपके से केजी, और न्यूटन रहेगा, और एक रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझे, आप अभी कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत लोग, एग्जाम का तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट और 3 स्टेटमेंट। पहला ही स्टेटमेंट में दे देगा केजी। ठीक है, इसको भूल जाइए। यूनिट ऑफ वेट, पहला स्टेटमेंट केजी, दूसरा न्यूटन, और तीसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और चौथा में कि नन ऑफ द अबव। अभी कंफ्यूज हो जाएगा अभी। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून क्या होगा, तो भैया वेट हम जानते हैं ना कि जो ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से लगेगा, तो सीधे हम ग्रेविटेशन पे स्ट्राइक करेंगे कि मून जो ग्रेविटेशन लगाएगा उतना वेट उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ग्रेविटेशन फोर्स लगाने का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे, m1 m2/r² और g से मल्टीप्लाई करते थे। तो m अब क्या होगा, अर्थ की जगह मून कहा जाएगा। तो अभी आपको पता है ना कि अगर अर्थ के अंदर से सॉलिड कोर जो है इलोन मस्क चोरी करके और मंगल पे लेके चले जाएं, वहाँ बस जाए, तो अर्थ का मास कम हो जाएगा। मास कम होगा तो ग्रेविटेशन कम लगाएगा। तो समझ लीजिए कि यही कंडीशन है कि मून का मास कम होता है, मास कम हो गया तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो पूरा कैलकुलेशन बिल्कुलेशन यहाँ पे करके देखिए, दोनों का मास है, सब कैलकुलेशन करके इतना जोड़ घटाव करके, और हमको बताया कि मून पे जो वेट होगा वो अर्थ के वेट से 1/6 गुना होगा। यानी मून पे जो है अर्थ से 1/6 गुना ग्रेविटी लगता है।
ठीक है, मतलब आप अपना वेट जो है मून पे आप हल्का अपने आप को महसूस कीजिएगा। आप थोड़ा सा उछलिएगा और ज़्यादा उछल जाइएगा, लेकिन धरती पे हम लोग उछलते हैं वापस आके गिरते हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये मून है, यहाँ पे हम जंप किए तो 1 मीटर उछले, तो मून पे जंप कीजिएगा तो 6 मीटर उछल जाइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 गुना का अंतर है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और मून क्या है, 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर 20 किलो सोना लेके जाइएगा और सोचिएगा कि मून पे इलोन मस्क अपना दुकान लगाए हुए हैं, उनको बेचेंगे और देंगे कि 20 किलो सोना है, इसको डॉलर में बदल दीजिए, तो वो बोला कि 20 किलो नहीं है रे बाबू, 20 किलो डिवाइडेड बाई 6 है, यानी लगभग 3 पॉइंट समथिंग किलो है तुम्हारे पास सोना। आप तो माथा पकड़ के बैठ जाइएगा कि अरे यार हम तो 20 किलो खरीदे थे धरती पे, इतना मेहनत से चांद पे आए तो 3 किलो हो गया। सब ग्रेविटी का खेला है, और ग्रेविटी कहाँ से आ रहा है? मास से आ रहा है। लेकिन वो आपके मास से उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता है, उसको मून और अर्थ के मास से फर्क पड़ता है। अब आते हैं थ्रस्ट और प्रेशर में। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और बताइए तो थ्रस्ट क्या है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हैं कि थ्रस्ट क्या और प्रेशर क्या है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि थ्रस्ट क्या है। देखो भैया, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, प्रेशर भी हम लोग जानते हैं कि फोर्स है। ठीक है, बट होता क्या है ना, देखिए सिंपल, कोई बच्चा है या आप कैसे समझाएं, ये इसी को देख लेते हैं। देखिए ये ब्लॉक है, ठीक है, इस पर आप ताकत लगा रहे हैं, पूरा अपना हाथ इस पर आप ऐसे रख दिए, ये आपका उंगली है, ठीक है, आपका ये पाम है पूरा, ठीक है, इसको आप दबा रहे हैं, पूरा पे फोर्स लगा दिया, एकदम इसको दबा दिए कि भाई इसको दबा ही देंगे हम। ठीक, और मान लीजिए कि किसी मशीन से कैलकुलेट कर लिए कि भाई जो भी फोर्स लग रहा है वो 100 और SI न्यूटन N है, तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो 100 न्यूटन का फोर्स आप लगा दिए। अब बोलेगा ना कि ठीक है भाई, फोर्स तो 100 न्यूटन लग गया, ठीक है, लेकिन आपसे पूछेंगे कि ये प्रेशर कितना क्रिएट किया, प्रेशर क्या है, या ये जो तुम फोर्स लगा दिए हो, ठीक है, पूरा लगा दिए तुम फोर्स, लेकिन एक बात बताओ, ये तो इतना बड़ा था, तो तुम इसका ई कोना में कितना फोर्स लगाए, ई कोना में कितना फोर्स लगाए, बीच में कितना फोर्स लगाए, यहाँ पे कितना बल लगाए, यहाँ पे कितना बल लगाए, या सब जगह बराबर लगाए। ठीक है, तो हम बोले कि हम तो सब जगह बराबर सही दबाए हैं, अपना हाथ से पूरा बराबर फोर्स लगाए हैं। तो बोले अच्छा पूरा बराबर लगाए हो, लेकिन पूरा फोर्स जो है एक जगह तो नहीं लगा ना, सब जगह बटा हुआ है। तो पूछे कि भाई बटा हुआ है, तो बटा हुआ एरिया में हमको मान लीजिए इतना एरिया में जाना है कि इतना दूर में कितना आप फोर्स लगाए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको करेंगे कि फोर्स और ये पूरा एरिया से पहले डिवाइड करेंगे, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया किए, तो हमको मिल गया कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब एक यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है। अब अगर हम पूछ देंगे कि इतना दूर में कितना लग रहा है, तो हम पूछेंगे आपसे पलट के कि बताओ इसका एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल एरिया कर दिए। ठीक है, ये इसलिए करते हैं ताकि कभी यहाँ तक निकालना पड़े कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर के हिसाब किताब से निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज है। दूसरा क्या है कि फोर्स तो हम पूरा हाथ से लगा रहे हैं, हम बोले कि भाई ये पूरा लग रहा है, तो जैसे कंसेप्ट हम पढ़े ना सेंटर ऑफ मास वाला, कि पूरा एकदम सारा मास को एक जगह पे एकत्रित, मान लीजिए रावण के नाभि की तरह, तो उसी तरह से मान लीजिए कि रावण जो है पूरा फोर्स लगा पूरे पे एरिया पे रहा है, लेकिन पूरा फोर्स को अगर हम रिजल्टेंट उसका निकालें कि पूरा फोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जैसे कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति को 10-20 व्यक्ति मिलके परेशान कर रहा है या तंग कर रहा है या उसको धक्का दे रहा है, तो सारा फोर्स का मिला जुला इम्पैक्ट क्या निकलेगा, कहाँ पे निकलेगा, किस एक पॉइंट पे निकलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये गुस्सा के सबसे झगड़ा करने लगेगा या चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, क्या करेगा, वो एक रिजल्टेंट इम्पैक्ट चाहिए। तो ये जो पूरा फोर्स लग रहा है, इसको बोले कि जो 4 लाइन 5 लाइन से दिखाए हो, हमको 1 लाइन से दिखाओ ना भाई कि फोर्स क्या है। ठीक है, तो वो जो 1 लाइन से दिखाएंगे ना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, दैट इज थ्रस्ट। ये फोर्स हो सकता है कि तिरछा भी लग सकता था, ऐसा तिरछा भी धक्का दे सकते थे, अभी सीधा दबा रहे हैं, इसको तिरछा अपना हाथ से भी धक्का दे सकते थे ऐसे। तो ये फोर्स को फिर तोड़ दिया जाता है कि एकदम नीचे की तरफ कितना लग रहा है और सामने की तरफ कितना लग रहा है, और यही दोनों का मिल के तो बीच में फोर्स आया ना। अभी भी हम लोग देखे थे ना सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाला, और दोनों का मिल के बीच से आता था। तो वही चीज है कि एक फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों का बीच वाला रिजल्टेंट ये है।
ठीक है। तो हम ये रिजल्ट, ये फोर्स हम लगा रहे थे तो हम तोड़ना चाहते हैं कि इधर कितना लगा और इधर कितना लगा। ये फोर्स को बोलते हैं क्या, इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। परपेंडिकुलर जो लग रहा है दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या है, फोर्स है। लेकिन प्रेशर क्या है, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आएगा। ठीक है, फोर्स निकालना है तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम पे बहुत प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर तो बहुत है, सच बात है, बहुत प्रेशर है। लेकिन निकालना है कि सारा जो प्रेशर लग रहा है, घर वाला का प्रेशर, बाहर वाला का प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर और उनका प्रेशर। ठीक है, तो ये सारा प्रेशर जो है टोटल मिला के कितना फोर्स जनरेट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि भैया प्रेशर निकाल लिए, अब प्रेशर को बोले कि अपना एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना ताकत हम पे लग रहा है। तो यही है प्रेशर फोर्स थ्रस्ट का रिलेशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है। नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रस्ट बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। आप जब पिन कहीं पे दबाते हैं, देखिए पिन दबा रहे हैं, ठीक है, पिन दबाते हैं तो क्या करता है, आपका कोशिश क्या होता है, देखिए पिन को अगर तिरछा आप दबाइएगा तो देख रहे हैं आप पिन को तिरछा दबाए ही होंगे कभी ना कभी, या काटी ठोकेंगे हथौड़ी से, अगर कील ठोके होंगे दीवार में, तो अगर तिरछा रहा होगा तो कील टेढ़ा हो गया होगा, है ना, या फिर ऐसे छटक गया होगा, हाथ पे भी चोट लग गया होगा। लेकिन सीधा सीधी कील को दबाते हैं तो क्या होता है, सट से अंदर चला जाता है। बढ़िया सा हथौड़ी से अगर इस पर फोर्स लगाए तो एक बार में से सट से दीवार में घुस जाता है। या अगर ये कार्डबोर्ड वाला लगाते हैं तो उसमें भी घुस जाता है। क्यों, क्योंकि जब तिरछा है ना तो हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन कील को चाहते क्या है कि कहाँ जाए, इधर डायरेक्शन में जाए, दीवार के अंदर जाए, और फोर्स लगा रहे हैं तिरछा। ठीक है, तो कुछ फोर्स तो इसको इधर ले जा रहा है, लेकिन कुछ फोर्स इधर भी तो लग रहा है ना, तभी तो नेट फोर्स ये वाला आ रहा है जो हम लोग लगा रहे थे। तो कुछ फोर्स इसको अंदर ले जाएगा, कुछ बाहर की तरफ ले जाएगा, तो बाहर वाला फोर्स इसको छटका देता है, तो छटक के गिर जाता है। फिर से समझिए, इसको तिरछा हमेशा ढकेलते हैं। ठीक है, तो तिरछा ढकेले तो तिरछा फोर्स को अगर तोड़ेंगे कि सीधा और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया कि इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इधर इतना फोर्स लगा, और ये दोनों मिला के ये फोर्स हो रहा है। ठीक है, तो कुछ फोर्स इसको अंदर की तरफ ले जा रहा है और कुछ फोर्स बाहर की तरफ ले जा रहा है, तो बाहर वाला फोर्स जो है इसको छटका देता है। अब वही करेंगे कि बाहर वाला फोर्स को खत्म कर दे। ठीक, तो बाहर वाला फोर्स को खत्म किया, इसका मतलब क्या हुआ, एकमात्र फोर्स ये हुआ, यानी ये फोर्स जो है सीधा ऐसा हम लगाएंगे तो सारा का सारा फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो ये कील पे बहुत फोर्स लगेगा और कील अंदर घुस जाएगा। इसको बोलते हैं थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स लगा के। ये इसका एप्लीकेशन है। आप थ्रस्ट लगाते हैं, थ्रस्ट लगा के कील को अंदर घुसाते हैं। ठीक है, आप सैंड पे खड़ा होइए, ठीक है, बालू पे खड़ा होइए रेगिस्तान पे, धंस जाते हैं नीचे, लेकिन लेटते हैं तो नहीं धंसते हैं। क्यों, कैमल जो है रेगिस्तान में चल पाता है, लेकिन आप जूता पहन के चलिए तो पूरा जूता में बालू भर जाएगा। क्यों, पैर आपका धंस जाता है। क्यों, ठीक है, फोर्स तो उतना ही लग रहा है। आपका जो वजन है, बोथ केसेस में फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी। आपका जितना वेट है उतना ही फोर्स लग रहा है, फिर आप धंस क्यों रहे हैं, काहे धंस जा रहे हैं आप अंदर। ठीक है, ये आपका जूता है। ठीक है, थ्रस्ट क्या बोले, वर्टिकल 90 डिग्री पे, तो ये जो आप दबा रहे हैं इसको सरफेस के 90 डिग्री पे, ये थ्रस्ट है। ठीक है, तो आप अंदर धंस क्यों जाते हैं और वो चलता क्यों जाता है, कौन, कैमल। आप इसलिए धंस जाते हैं ना क्योंकि आप तो फोर्स तो लगा रहे हैं, आप पे वजन mg ही लग रहा है, लेकिन आप बहुत कम एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे से जो आपको फोर्स अब थ्रस्ट मिल रहा है ना, मिल तो उतना ही रहा है लेकिन बहुत कम एरिया पे मिल रहा है। वही एरिया जब बढ़ जाएगा ना तो आपके ऊपर प्रेशर जो है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो वो एरिया बढ़ जाएगा। अभी क्या है, एरिया आपका जूता का बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन यही आपका एरिया अगर बड़ा हो जाएगा, कैमल का जो खूर होता है, मतलब उसका जो पैर होता है, वो एरिया बढ़ जाता है, तो सेम वेट जो है ना उसका शरीर का, वो इतना दूर में फैल जाता है। इसीलिए अगर बालू पे आप खड़ा होइए तो जूता में आप धंस गए, लेकिन वहाँ पे कुछ आप रख दीजिए जैसे तख्ती टाइप का, अब उस पर खड़ा होइए तो आप नहीं धंसिएगा। क्यों, क्योंकि आपका जितना वजन था ये इतना एरिया में फैल गया। ठीक है, तो इतना एरिया में फैल गया तो नीचे से उतना उतना आपको फोर्स मिल रहा है जो आपको होल्ड करके रखा है, उठा के रखा है। लेकिन जब जूता खाली पहने हुए तो इतना दूर का पार्टिकल ही आपको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है।
ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से बस इतना पार्टिकल आपको धक्का दे रहा है, तो इसलिए नहीं उठा पा रहा और आप धंस जाते हैं। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। वही चीज देखिए, ये देखिए छाती पे खड़ी है, तो कोई आपके छाती पे ऐसा खड़ा हो जाता है, यही वाला हाल होगा जो भाई साहब का हो रहा है, एक आंख से रो रहे हैं और एक आंख से सोच रहे हैं। ठीक है, इनका वजन मान लीजिए कुछ होगा mg, ठीक है, लेकिन यही अगर इनके ऊपर लेट जाए तब तो पूरा फोर्स जो है इनका जितना सरफेस एरिया होगा उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब देखिए खुश है, हंस रहे हैं, आई लव यू टू। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, कम एरिया में था, तो लव यू नहीं बाबा, उतरो जल्दी छाती से, नहीं तो हड्डी टूट जाएगा। तो यहीं पे एक सवाल बनता है बायोलॉजी का, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमारा कितना सारा रिब होता है। ठीक है, कितना पेयर ऑफ रिब होता है हमारे चेस्ट में, ये आपको बताना है। ठीक है, वही सेम चीज़ देखिए, गद्दा पे करते खड़ा होता है तो गद्दा धंस जाता है, लेकिन लेटते हैं तो गद्दा उतना नहीं धंसता है। वाई? क्योंकि आपका जो पूरा फोर्स है ना, जो पूरा फोर्स है उसको आप इतने दूर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन यहाँ कम दूर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है, यहाँ पे इम्पैक्ट कम दिखता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स अगर आप दे रहे हैं और छोटा एरिया में दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लगेगा, बड़ा एरिया में दीजिएगा तो बहुत कम लगेगा। तो थ्रस्ट क्या होता है, वर्टिकल फोर्स होता है। तो ये जो वर्टिकल फोर्स है कितना दूर में लग रहा है, बस इतना ही दूर में लग रहा है तो ज़्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना दूर में लग रहा है तो कम महसूस हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रेशर क्या होता है, थर्स्ट अपॉन एरिया। थर्स्ट क्या है, फोर्स है, तो इसलिए प्रेशर को थर्स्ट अपॉन एरिया भी बोलेंगे। अब फोर्स तो हम लोग सब जानते हैं प्रेशर के साथ, लेकिन थर्स्ट के साथ रिलेशन दे देगा और पूछ लेगा आपसे, और इसी को लैंग्वेज में पूछेगा, ये फॉर्मूला लिख के नहीं पूछेगा, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। और अगर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो दोनों का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फोर्स। अब यहाँ से हम थोड़ा सा प्रेशर इन फ्लूइड, बायंसी और पास्कल्स लॉ देखेंगे, आर्किमिडीज लॉ देखेंगे, और काफ़ी काम का चीज़ है ये। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या होता है, ऑल लिक्विड एंड गैसेस उसको फ्लूइड बोलते हैं, बाकी सब सॉलिड होता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि समझने के लिए आप इसको भी फ्लूइड ही समझिए ना भाई, कि पनिये में खड़ा है, ये पानी फ्लूइड है, ये फ्लूइड का डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि सॉलिड हो गया है, और पानी आ जाएगा यहीं पे तो डेंसिटी कम हो जाएगा तो पानी हो गया, यहीं पे गैस आ जाएगा तो डेंसिटी और कम हो गया तो गैस हो गया। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल है जो इसको ऊपर की तरफ धकेल के खड़ा किया हुआ है। लिक्विड में खड़ा होता है तो लिक्विड पार्टिकल में इतना ताकत नहीं होता है कि हमको धकेल के ऊपर खड़ा रखे, तो इसलिए पानी में हम चल नहीं पाते हैं। सिद्धि वगैरह प्राप्त कर लिए तो अलग बात है, अगर आप कोई, छोड़िए नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो पानी पे आप चल सकते हैं। अब पुराने वाले का हम नहीं बोल रहे भाई, नए वालों का बोल रहे। पुराने में सच में उस समय कोई सिद्ध लोग होते थे, इतने प्योर आत्मा होते थे कि वाटर पे चल सकते थे, बट अभी नहीं। ठीक है, गैस पे बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसी तरह से समझते हैं। तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। वेट की वजह से एक्सर्ट करता है प्रेशर। ठीक है, तो करता है, अच्छी बात है। तो देखते हैं कैसे करता है। तो देखिए, कोई भी लिक्विड जो है ना, कोई भी लिक्विड है, ढेर सारा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एटम वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दीवार पे फोर्स लगाता है, सब तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रेशर अगर हम लगाए तो सिर्फ नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है, जो प्रेशर है वो दीवार पे भी लग रहा है, वो प्रेशर इधर भी लग रहा है। और अगर पाइप से जोड़ दिए हैं तो वो प्रेशर इधर ट्रांसफर भी हो जाएगा और सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बनाया गया, और इसमें ढेर सारा छोटा छोटा ये बनाया गया है। तो इसको दबाते हैं तो इसी प्रेशर के वजह से ही तो ना ये लिक्विड सब निकल के आता है। यहाँ पिस्टन से दबा रहा है तो लिक्विड यहाँ आ रहा है, लिक्विड यहाँ आ रहा है। प्रेशर इक्वल टू रो GH फॉर्मूला होता है, बट अपन साइंस पढ़ रहे हैं BPSC के लिए, नीट के लिए नहीं, और हमें एप्लीकेशन समझना है। तो देखिए होता क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेशर कहीं पे भी लगता है ना, यहाँ पे प्रेशर लगा ना तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ प्रेशर लगाएंगे ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब जगह ट्रांसफर होगा। क्यों, लिक्विड का जो मटेरियल है वो मोबाइल है ना, सॉलिड की तरह तो है नहीं कि यहाँ पे धक्का दे दिए तो बस यहीं पे धक्का जाएगा, थोड़ा बहुत अंदर जाएगा, इधर वाला पार्टिकल को पता नहीं कि धक्का लग रहा है। ये तो मोबाइल है, इसको धक्का दिए, बगल वाला को बताया, ये अपने बगल वाला को बताया, ये अपने बगल वाला को बताया, ये अपने बगल वाला को बताया। ऐसा करते 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 यहाँ तक इस पार्टिकल को पता चल गया कि ये पार्टिकल क्या कहना चाह रहा था। दे बोथ पार्टिकल्स आर इन कम्युनिकेशन।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर ट्रांसमिट हो गया। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है कि सॉलिड में आप ऊपर से धक्का दीजिएगा, कोई ब्लॉक को दबाइएगा तो कम ट्रांसमिट होता है, लेकिन लिक्विड में इस तरह से ट्रांसमिट होता है। ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए गाड़ी को अगर हमें उठाना है तो गाड़ी को हम ऐसे उठा नहीं पाते हैं। ठीक है। गाड़ी को ऐसे उठाए तो कितना वजनदार गाड़ी होगा, 2000 kg का अगर गाड़ी हो और उठाने बोल दे तो हालत ख़राब हो जाएगा। बट आप देखते हैं कि गाड़ी ख़राब होता है तो एक छोटा सा हाइड्रोलिक मशीन होता है, उससे उठाते हैं। तो वो बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कि कैसे उठाते हैं, मतलब एक वो वाला जो गाड़ी में रखा रहता है हाइड्रोलिक मशीन, वो कैसे प्रेशर को ट्रांसमिट करता है। और एक जहाँ पे गाड़ी को धुलते आप देखते हैं ना, कभी वहाँ पे कहीं जहाँ पे भी गाड़ी धुलता है वहाँ पे जाके आप देखिए। ठीक है। तो गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है, या यूट्यूब पे ही वीडियो देख लीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है और वो धीरे 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 उठने लगता है। और जब उठ जाता है तो नीचे से उसको धूल डाल देते हैं, साफ सुफ कर देते हैं, अपना जो भी करना करते हैं। बट जब आप मैकेनिक से पूछेगा कि अरे ये उठा कैसे, तो वो एक आपको दूसरी जगह यहाँ पे ले जाएगा, वहाँ देखिए कि बड़ा छोटा सा, और उसको दबाया, वहाँ प्रेशर दिया और ये उठ गया। कैसे भाई, यहाँ तो फोर्स कुछ और था और यहाँ भी फोर्स कुछ और मेजर हो रहा है अगर आप मशीन लगा दीजिए तो। बट वो करता, और इसका एरिया अलग है, इसका एरिया बहुत बड़ा है और इसका एरिया बहुत छोटा है। तो क्या ये छोटा एरिया वाला इतना इम्पैक्ट दिया कि इतना बड़ा एरिया पे इतना बड़ा भारी गाड़ी रखा हुआ और ये उठ गया। तो हम बोले कि चलो ठीक है, इसको देखते हैं, फोर्स से नहीं समझ में आ रहा तो प्रेशर से समझ के कोशिश करते हैं। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम बोले कि यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो F1 अपॉन एरिया हो गया। ठीक बात। यहाँ बोले यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो F2 अपॉन एरिया हो गया। अब हम ऊपर अभी देखें कि भैया प्रेशर जो है वो बराबर ट्रांसफर होता है, तो दोनों प्रेशर को कर दिए बराबर, F2/A2 F1/A2, प्रेशर तो बराबर ट्रांसफर हुआ ना, बराबर ट्रांसफर हुआ ना। चाहे यहाँ रहिए आप, चाहे यहाँ रहिए आप, प्रेशर बराबर ट्रांसफर हुआ। फोर्स बदल जाएगा, प्रेशर तो वही रहेगा। ठीक है। ताकत बदल जाएगी, प्रेशर वही रहेगा। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, प्रेशर उतना ही रहेगा। यू हैव टू फेस द सेम हीट। खैर, तो दोनों को बराबर किए। तो ये जो दोनों को बराबर किए ना, तो अब अगर आप F2 निकालिए तो F2 क्या होगा, F2 होगा क्या, F2 होगा F1 × A2/A1। ठीक है। तो F1/A1 जितना प्रेशर आप लगाए, ये आप लगाए थे यहाँ पे, और इसमें क्या हो गया, A2 से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब जो आप प्रेशर लगाए थे ना वो बढ़ गया, A2 होने की वजह से A2 टाइम बढ़ गया, इसमें A2 से मल्टीप्लाई होगा, A2 यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आप तो इतना ही लगाए थे बट इफेक्टिव कितना हो गया, A2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए ये छोटा सा जब इसको दबाते हैं और ये बड़ा सा उड़ जाता है। तो इसलिए इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, गाड़ी वाड़ी वाले जगह हाइड्रोलिक मशीन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है। ये है पास्कल्स लॉ, दाब का नियम, पास्कल्स नियम। ठीक है। समझ में आई बात। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर स्केलर, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी। नन ऑफ द अबव आंसर होगा बीपीएससी 65th। आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव यूनिट, इतना बार बार देख रहे हैं एनसीईआरटी में, कुछ भी पढ़िए, यूनिट ऐसा यूनिट, यूनिट ऐसा यूनिट, यूनिट ऐसा यूनिट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट एंड कीप रिमेंबर दैट। प्रेशर इन फ्लूइड, अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं। प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में अनडिमिनिश्ड, है ना। कन्फाइंड मास है, देखिए चारों तरफ से पैक है, कहीं जा नहीं रहा, कहीं से लीकेज नहीं है, लीकेज होगा। अब हाइड्रोलिक मशीन यही खराब होता है, बोले कि हाइड्रोलिक मशीन खराब है, क्या हो गया, कहीं पे लीकेज होगा तो प्रेशर बाहर निकल जा रहा होगा, अदरवाइज प्रेशर इक्वली ट्रांसफर होगा। और जब प्रेशर इक्वली ट्रांसफर हो रहा है तो फोर्स को देख लेंगे हम कि क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, और वही ज़्यादा फोर्स बन जाता है तो हाइड्रोलिक मशीन काम करता है। Pressure exerted in any confined mass of liquid is transmitted undiminished in all direction. ठीक है। पानी नहीं है। बायंसी, स्विमिंग पूल में तो आप तैरे ही होंगे, जो बड़े शहरों में रहते होंगे जो लोग, and the people who have spent their life, who have spent their childhood near some river like I have, ठीक है। तो देन जैसे मेरे गांव के किनारे पुनपुन नदी है, ठीक है, और
मतलब मेरे गांव को चारों तरफ से पुनपुन नदी ने घेरा हुआ है, तो बचपन में हम लोग नदी में जाते थे नहाने के लिए। हाँ, वही पुनपुन नदी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हजारीबाग प्लेटू से निकलता है, झारखंड से आती है और गंगा नदी से पटना के समीप फतुआ में कहीं पे मिलती है। ठीक है, तो उसी पुनपुन नदी के किनारे तो नदी में नहाते थे। तो अब नहाने का इतना बताने का क्या जरूरत है, तो नहाने का क्या, देखिए तैरने के लिए गए, अब तैरना गए छपाक से, अब डूब गए, नदी में डूबने लगे। भाई तो ऐसा क्यों होता है कि नदी में डूबने लगता है? और कोई कागज डाल दीजिए तो तैरने लगता है, कागज का नाव बनाते थे ऐसा करके, तो वो तैरता रहता था और हम डूब जाते थे। क्यों डूब जाते थे? कोई भारी सा जहाज तैरता रहता है और कोई पतला सा कील डूब जाता है। ये क्या प्रभु की माया है, ये क्या कृष्ण की लीला है? खुदा ने ये कैसी दुनिया बनाई है? तो दुनिया तो ठीक ही ठाक बनाया है, बस सब में कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ में आ गया तो डूबना उतरना सब समझ में आ जाएगा। तो आप हल्का हैं, कोई हल्का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कील का तैयारी कर रहे हैं, और कोई भारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हल्का है तो आप नहीं डूबिएगा और भारी है तो डूब जाइएगा। हल्का है तो हो सकता है कि डूब जाइएगा और भारी है तो हो सकता है कि तैरते रहिएगा। तो जीवन में कभी भी सपना जो है देखना चाहिए, बड़ा देखना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को हमेशा बड़ा ही समझना चाहिए। बड़ा इन द सेंस कि किसी और को छोटा बनाने के लिए नहीं, बड़ा इन द सेंस कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समा सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का एक टुकड़ा हूँ। जैसे हमारा धरती जो है सोलर सिस्टम का एक टुकड़ा है, और हमारा सोलर सिस्टम पूरा यूनिवर्स का एक टुकड़ा है, तो मैं भी इसी सृष्टि, इसी ब्रह्मांड, इसी यूनिवर्स का एक टुकड़ा हूँ। और तभी तो मैं धरती को उतनी ही ताकत से खींच पाता हूँ जितनी ताकत से धरती मुझे खींच पाती है। तो मैं भी इस ब्रह्मांड का एक टुकड़ा हूँ। गेटिंग लिटिल बिट फिलोसॉफिकल। ओके, बकेट पानी निकालते हैं, पानी अंदर रहता है। जब कुआं से अगर आपने पानी निकाला हो तो बाल्टी जब तक पानी के अंदर रहता है तब तक हल्का महसूस होता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। जैसे ही पानी बाहर आता है, बाल्टी बाहर आता है, उसके बाद खींचना पड़ता है, तब जाके बाइसेप्स बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है भाई कि पानी में है तो ये हल्का महसूस हो रहा है, बाहर निकल गया तो भारी महसूस हो रहा है ना? तो कोई भी चीज़ हल्का या भारी कब महसूस होगा? कोई भी चीज़ हल्का, या आप 5 kg का कोई बोझा लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत भारी लगा, आपका साथी आया 20 kg का है, मान लीजिए 5 kg हल्का हो जाएगा, 20 kg का झोला लेके जा रहा है, तो आपका दोस्त है, आप अकेले जा रहे थे, आपका दोस्त है, आप बोले अरे अरे इतना भारी लेके जा रहे हो, आओ हाथ बटा देते हैं, और वो भी पकड़ लिया तो आपको हल्का महसूस होता है, आपके हाथ पे कम वजन महसूस होता है, आपका हाथ कम छिलता है, कम दुखता है, कम लाल होता है। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि आपके दोस्त ने आके एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, वो अपना ताकत लगा रहा है इसमें, और इसलिए इसको धरती जो नीचे की तरफ खींच रही थी mg से, उसको बैलेंस करने के लिए अकेले आपको नहीं काम करना पड़ा, आपका दोस्त भी काम किया, और ये दोनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस किया, इस बक्से को, इस डब्बे को, 50-100 kg जो भी है। ठीक है, तो बाल्टी अगर हल्का लगा तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो बाल्टी जब तक पानी में था, ये है कुआं, कुआं में है पानी, और उसके अंदर है ये बाल्टी, बाल्टी में लगा है रस्सी जो आपके हाथ में यहाँ पे है। ठीक है, तो बाल्टी जब तक अंदर था तो हल्का लगा, और बाहर निकला तो भारी लगा। इसका मतलब ये है कि बाल्टी जब तक अंदर था, mg तो हमेशा उस पर लग रहा है। ठीक है, mg तो जब वो बाहर निकला तब भी उस पर mg लग रहा है, तो भारी हमको ज़्यादा बाहर लगा और अंदर कम लगा। इसका मतलब अंदर कोई तो दोस्त आया था जो इसको पकड़ा था, हाथ बटाया था मेरा। वो जो दोस्त है ना, वो है पानी, और वो तो जो दोस्त फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं बायंसी। ठीक है, बाल्टी पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा वो लगा बायंसी, पानी उसको नीचे से ढकेल रहा है ऊपर की तरफ, ढकेल रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए आपको हल्का महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वो हवा में आता है तो हवा वाला जो दोस्त है ना आपका, वो इतना ताकतवर नहीं है कि उतना फोर्स लगा सके जितना पानी फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। यही बाल्टी जब निकल के सॉलिड सरफेस पे रखा जाता है तो सॉलिड आपका इतना बढ़िया मस्कुलर दोस्त है कि सारा फोर्स खुद ही बैलेंस कर लेता है, तो आपको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही समझते हैं भाई, पता नहीं आप लोग कैसे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बायंसी फोर्स लग रहा है। अब बायंसी का हिसाब किताब देखते हैं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्शन, ये वो सब यहाँ पे वही चीज़ समझा दिया कि अपवर्ड पुश करता है, डाउनवर्ड पुश करता है, अर्थ जो है पुल डाउनवर्ड पुल करता है, वाटर जो है अपवर्ड पुश कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ चल रहा है। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने बोल रहा है, ये बोलता है वही कि पानी, एक बोतल है, उसको खाली कीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और उसको बाल्टी में डुबाइए पानी वाला में। तो डुबाते हैं तो ताकत लगाना पड़ता है। तो क्यों ताकत लगाना पड़ रहा है?
बोतल को ऐसे हम हवा में अगर छोड़ दें इसी बोतल को तब तो आसानी से गिर जाता है। हवा तो फोर्स लगा रहा है लेकिन उतना नहीं लगा पा रहा है कि इसको रोक ले, तो ये गिर जाता है नीचे। लेकिन वही जब पानी में डालते हैं तो नहीं गिरता है, तैरता रहता है। और जब इसको हम धक्का देते हैं नीचे डुबाने के लिए, अंदर डालते हैं, तो डुबाने के लिए हमको ताकत लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी भी तो रोक रहा है ना, पानी ऊपर बायंसी फोर्स लगा रहा है इसमें। पानी का जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल्स यहाँ पे इसके कांटेक्ट में है, वो पानी बोल रहा है कि तुमको नीचे नहीं आने देंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, इसको धकेलता है ऊपर। लेकिन आप ऊपर से मान नहीं रहे हैं तो आप धक्का दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो एक टाइम आता है कि आपका धक्का ज़्यादा होता है तो इसको डुबा देते हैं नीचे, ठीक है, तो बोतल आ जाता है नीचे। लेकिन जैसे ही आप अपना ताकत हटाते हैं या कम करते हैं तो बोतल फिर ऊपर जाता है। करके देख लीजिए, अभी ठप से अंदर जाएगा, छोड़िएगा, फटाक से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी उसमें बायंसी फोर्स लगाता है। तो मेरे ख्याल से आपको बायंसी फोर्स का फीलिंग आ गया होगा कि क्या बायंसी फोर्स होता क्या है। ठीक है, वो जो पानी है, पानी का पार्टिकल जो कांटेक्ट में है ना, वो पानी का पार्टिकल सब इस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, होता क्या है कि देखिए, जब पानी में किसी चीज़ को डुबाते हैं तो पहले तो पानी का लेयर ऐसा रहता है, ठीक, लेकिन कोई चीज़ को डुबाएंगे तो पानी में थोड़ा अंदर घुसेगा ना, तो इतना दूर का पानी वो क्या करता है ना कि डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जितना दूर ये पानी में डूबा है उतना दूर का पानी जो है डिस्प्लेस हो जाता है। अब ये जहाँ तक हम कलम नचा रहे हैं, इतना दूर का पानी जो डिस्प्लेस हुआ है ना, वो वापस अपना पोजीशन लेना चाहता है। वो बोलता है कि हमको कैसे हटा दिए मेरे घर से, हमको कैसे तुम यहाँ से हटा सकते हो। ये इतना दूर का पानी जो है वो परेशान हो जाता है, ये इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, कुछ यहाँ पर भी रहता है, लेकिन परेशान हो जाता है। तो वो धक्का देता है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, कि हटो यहाँ से, बोतल हटो, तुम हटो, जहाज हटो, कांटी हटो, कील हटो, सबको हटाने का कोशिश करता है और अपना जगह वापस लेने का कोशिश करता है जो इधर उधर गया हुआ है पानी। जो मान लीजिए ये बोतल है, कैसा बोतल बना दिया यार, ये बोतल है, ठीक है, और ये पानी में यहाँ तक डूबा हुआ है। ठीक है, ये पानी है यहाँ तक, ये ऐसा डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये जहाँ पे आया, यहाँ पे तो पहले पानी था ना, ये पानी कहाँ गया, दबा के इधर चला गया, दब के, ये पानी दब के इधर चला गया। तो यही पानी चाहता है कि बोतल को हटाओ और वापस अपना जगह लो, तो इसलिए बोतल को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो जो नेट फोर्स लगता है उसको बोलते हैं बायंसी, ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन, ये इसको बोल देते हैं बायंसी। ठीक है, और ये बायंसी का मैग्नीट्यूड किस चीज पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लड पे। और इसलिए हम बोले थे आपको यहाँ पे कि आप इमेजिन कर लीजिए, फ्लड का डेफिनेशन तो होता है कि भाई गैस और लिक्विड है, लेकिन आप मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कि सॉलिड भी जो है वो फ्लड ही है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए सॉलिड जो है ना घुसने ही नहीं दे रहा है इसको, लेकिन जब यहाँ पे रेगिस्तान हो जाता है, रेत हो जाता है, तो थोड़ा धंसता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का डेंसिटी कम हो गया, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो नहीं घुसने दे रहा, घास पात मिट्टी सब है। लेकिन रेगिस्तान होता है तो डेंसिटी कम हो गया, बालू हो गया, तो धंस जाता है, क्योंकि पार्टिकल सब ढकेलता तो है इसको ऊपर की तरफ, लेकिन उतना फोर्स से नहीं ढकल पाता है, और जूता को एमजी नीचे ज़्यादा जोर से खींच रहा है तो इसलिए धंसा देता है। यही चीज़ जब पानी हो जाता है तो और क्रिटिकल कंडीशन हो गया कि और पार्टिकल सब जो है थोड़ा कमज़ोर महसूस करता है, और यही जब हवा हो गया तो और कमज़ोर महसूस करता है। तो पानी थोड़ा बहुत धक्का दे पाता है, सॉलिड जो एकदम है तो वो तो घुसने ही नहीं, धंसने ही नहीं देगा। आप लोहा पे खड़ा होइए, बिल्कुल नहीं धंसा पाइएगा, अनलेस अनटिल कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करने लगे, जो कि नहीं करना है। ठीक है, और जब रेत में जाते हैं तो थोड़ा धंसता है, लिक्विड में जाते हैं तो और धंसता है, हवा में जाते हैं तो नहीं धंसता है, तो इसलिए हवा में गिर जाते हैं। हवा में पैर को अपना ऐसे कीजिए, गिर जाइएगा नीचे। हवा आपको ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल देगा, लेकिन इतना नहीं देगा कि आपको रोक ले, बचा ले गिरने से। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब लिक्विड में भी देखेंगे कि अलग अलग डेंसिटी में, कि पानी में देखिए, समंदर का खारा पानी में देखिए तो नॉर्मल पानी का डेंसिटी कम होता है, समंदर वाला में नमक होता है। कमेंट में आप बताइएगा कि कौन सा होता है, हम यहाँ पे लिख रहे थे। ठीक है, तो कौन सा, छोड़िए ना, NaCl होता है, बाकी भी नमक होता है। आप बताइए ना कि दुनिया में सबसे खारा समंदर कहाँ है, सबसे ज़्यादा सॉल्टी वाटर कहाँ है। ठीक है, ये आपको बताना है आपको। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर H2O, समंदर वाला वाटर, उसमें नमक होता है, तो नमक होता है तो डेंसिटी बढ़ गया इसमें भाई, H2O के अलावा थोड़ा सा और मॉलिक्यूल्स है, तो डेंसिटी बढ़ गया ना, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। नॉर्मल वाटर में कम पार्टिकल होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसलिए ये कम फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल वाटर में हम कम आसानी से तैर पाते हैं, लेकिन समंदर में बोलते हैं कि आसानी से तैर पाते हैं। सवाल है कि क्यों, तो रीज़न है कि डेंसिटी, ये भी सवाल आता है, बायंसी फोर्सेस का बढ़ जाता है। हनी में अगर डूबिएगा तो हनी और ज़्यादा बायंसी फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका विस्कोसिटी, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो तुरंत नहीं डूबने देगा। दलदल में कूदिएगा तो दलदल का डेंसिटी और ज़्यादा है, तो वो तुरंत आपको नहीं डूबने देगा, तो आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा बायंसी फोर्स लगाएगा।
तो तुरंत नहीं डूबता है, लेकिन छटपटाइएगा तो फिर धीरे 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 नीचे जाते जाइएगा। इसलिए दलदल में कभी गिरे तो छटपटाना नहीं है, उसी पोजीशन में वैसे ही रहना है और इधर उधर देखना है कि किस चीज़ को पकड़ के हम बाहर खींच सकते हैं, या किसी को आवाज़ लगाना है, आसपास का कोई रस्सी दे तो उसको पकड़ के निकलना। दलदल में हाथ पैर नहीं मारना है, इवन कि पानी में भी हाथ पैर नहीं मारना है। सांस रोकिए और स्टेबल हो जाइए, आप अपने आप ऊपर आ जाइएगा, बायंसी फोर्स लगेगा आप पे। और समंदर में तो आसान है ही है, और हनी में काहे डूबिएगा भाई, इतना महंगा आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया बायंसी फोर्स, थोड़ा सा हमने देखा। अब थ्रस्ट लगता है। अब आता है कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। तो वही जो अभी आपको बताया कि देखिए ये क्या करता है ना, यहाँ पे खेला क्या हो जाता है, पानी का पूरा लेयर है यहाँ तक। अब देखिए पानी कुछ हटाया, यहाँ तक पानी रहा होगा ना, ये पानी को हटाया, पानी गया साइड से, ये भी समझाया आपको। अब यही पानी पार्टिकल सब बोलेगा ना भाई कि मेरा जगह दो, खाली करो, तो आके इसको धक्का देगा, धक्का देगा, धक्का देगा, धक्का देगा, इसको धक्का देता है। तो जब धक्का देता है तो उसको ऊपर की तरफ फोर्स मिलता है। ठीक है, अब अगर ये धक्का mg से ज़्यादा है तो ये फ्लोट करेगा, और ये धक्का mg से कम है तो ये डूब जाएगा। तो ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कि धक्का इसमें ज़्यादा लग रहा है, और ये डूब गया, इसका मतलब कि धक्का इसमें कम लग रहा है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सी बात है ना। अब क्या हुआ कि हम बोले कि कितना धक्का लग रहा है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो क्या है भाई कि यहाँ से जितना पानी हटा वही ना धक्का लगाएगा, कि दूसरा कोई लगाएगा। इसका थोड़े हम जगह डिस्प्लेस किए, इसका थोड़े जगह डिस्प्लेस किए, यहाँ जो पानी था उसका जगह डिस्प्लेस किए। तो ये जितना पानी है ना वही यहाँ पे नाटक कर रहा है, वही लगा रहा है ऊपर की तरफ फोर्स। तो ये पानी का फोर्स अगर इतना हो गया कि mg को बैलेंस कर ले तो भाई नहीं डूबेगा, और नहीं बैलेंस कर पाया तो डूब जाएगा। तो देखिए डूबता क्यों है, डिफरेंस इन डेंसिटीज, डेंसिटी अलग होता है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोट्स। तो जो फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी कम है, जो फ्लोट नहीं कर रहा है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, आप बोलेंगे अच्छा लोहा का कील का डेंसिटी ज़्यादा है और लोहा का जहाज का डेंसिटी कम है, ये भी तो लोहा से बना है। ठीक बात है, लेकिन डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम बाई मास या मास बाई वॉल्यूम। यार हम भी, मेरे दिमाग से स्लिप कर गया यार फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ सही तो है, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो मास ठीक है इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम और ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो डेंसिटी इसका हो जाएगा कम, और जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो फिर इसको पानी ढकेल पाएगा। इसका क्या है, भले मास छोटा है लेकिन वॉल्यूम भी तो कम है, तो डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है। यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। फ्लूइड को रिप्लेस कर दिया, अब पानी बोलेगा ना कि भागो 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 भागो, मेरा जगह छोड़ो। तो ये जो पानी इस पर फोर्स लगा रहा है वो बायंसी है। अब ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो डेंसिटी से निकालते हैं। ठीक है, डेंसिटी एंड बायंसी फोर्स, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m से दिखा दिए, इसका डेंसिटी रो से दिखा दिए, पानी का या फ्लूइड का डेंसिटी ये रो फ्लूइड से दिखा दिए। इसको रो बोलते हैं, जो साइन है इसको रो बोलते हैं। रो मतलब रोने वाला रो नहीं, रो। ठीक है, तो बायंसी फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना वेट इसका डिस्प्लेस्ड हुआ है उतना ही फोर्स लगेगा। तो सही बात है ना, जितना पानी को डिस्प्लेस किया वही ना रो रहा है कि हमको वापस आना है, वापस आना है। तो इस पानी का वेट हम निकाल लिए कि कितना वेट है, इतना ही फोर्स जनरेट होगा। तो इसका वेट कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये चीज है कि भाई जितना वेट है जो पानी डिस्प्लेस हुआ है बस, और वेट तो फोर्स होता है, तो यही इतना ही फोर्स उसमें ऊपर लगेगा। ये फोर्स अगर ज़्यादा है तो ऊपर जाएगा, कम है तो नीचे आएगा, बराबर है तो तैरता रहेगा। तो जहाज बनाया इसी तरीके से जाता है, इसी डिजाइन से जाता है कि जितना पानी डिस्प्लेस हो ना उतना पानी का वेट इतना हो, इतना हो, इतना हो जितना वेट जहाज का हो। तो जितना पानी हटता है और जितना वेट जहाज का है, दोनों बराबर हो गया। मास बराबर नहीं हो रहा है, वेट बराबर हो रहा है। ठीक है, फोर्स बराबर करना है। इसका mg को, ये जो पानी हटा है इस mg से बराबर करना है, ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो बराबर कर दिए, और इसलिए जहाज तैरता रहता है। लेकिन कील में वो नहीं हो पाता, कील डूब जाता है। हमारे शरीर में वो नहीं हो पाता, हमारा शरीर डूब जाता है। और इसीलिए मुर्दा का शरीर तैरता है, क्योंकि मुर्दा का शरीर जब पानी सोख लेता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी कम हो जाता है तो जो बायंसी फोर्स अब लग रहा है वो बायंसी फोर्स उसको फ्लोट करवा पाता है। लेकिन जब उसके शरीर में पानी नहीं एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है तो उस समय उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता है। तो इसलिए जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा लगता है और डूब जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वो सब कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। कुछ लोग पीडीएफ के लिए बहुत डिमांड कर रहे हैं, भाई क्या किया जाए, पीडीएफ के लिए थोड़ा चार्ज रख दिया जाए क्या? बोलेंगे अरे यार 2 दिन का चैनल है, पैसा ले रहे हो। वैसे पैसा कमाना मेरा बहुत ज़्यादा एम भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो सबको कमाना पड़ता है यार। आवर एम इज़ दैट बीपीएससी का तैयारी चाहे यूपीएससी का तैयारी, उसको जितना सिंप्लीफाई किया जाए, और वो सीरियस कैंडिडेट जिसको सिर्फ गाइडेंस के वजह से या कोई ढंग से चीज़ों को समझाया नहीं, या जिसको बचपन से ये लगा कि हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं या ठीक से स्कूल में नहीं पढ़े हैं इसलिए हम ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकते हैं, उसका हेल्प थोड़ा सा करना है कि भाई लो ये तरीका है, ये चीज़ें हैं, पढ़ो और होगा, तुम भी बन सकते हो और तुम ही बनोगे, बस। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सब हमने भी डिस्कस कर लिया, और इसलिए सिंक कर जाता है। डेंसिटी कम रहेगा तो नहीं वो होगा। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए ना कि कोई छत से कूद रहा है, ठीक है, और नीचे आप खड़े हैं उसको बचाने के लिए, क्या आप बचा पाइएगा? तो अगर आप इसके बराबर के होंगे तो शायद बचा लीजिएगा, हालांकि वो कूद रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। ठीक है, या इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और आपको अपने बराबर का वजन आपको उठाना है, तो उठा लीजिएगा, बहुत तकलीफ होगा बट उठा लीजिएगा, आराम से उठा लीजिएगा। और आपको अपने से कम वजन का उठाना है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अपने से ज़्यादा वजन को उठाना है तो क्या होगा? नहीं उठा पाइएगा, झुकने लगिएगा और धीरे धीरे गिर जाइएगा। तो वही चीज़ हो रहा है कि जो कील है उसका वेट ज़्यादा है, किससे? जो पानी उसको हटाया है, जो पानी जिस पानी को उसने हटाया है, तो इसलिए कील डूबते जा रहा है। अब कील को संभालना है तो और यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसको उठाना है तो 2 आदमी लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट कील का सरफेस एरिया कम है तो 2 आदमी एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है फोर्स लगाने के लिए, यानी वाटर पार्टिकल उतना वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा है। और जहाज को हम लोग कैसे बनाते हैं? जहाज को इतना चौड़ा बनाते हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ढेर सारा वाटर मालिक्यूल आ जाता है, ढेर सारा फोर्स लगाता है, नेट फोर्स लगा के इसको तैरा के रखता है। ठीक है, और वेट तो मास नहीं होता, ये आपको पता है। तो ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया, मतलब इससे ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि अब कोई कन्फ्यूज़न होना चाहिए कि क्यों तैरता है, क्यों नहीं तैरता है, डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं है। इसके बाद भी होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल का सिद्धांत। ठीक है, वही सब कि स्प्रिंग में ऐसे लटकाए तो कुछ वजन आया, लेकिन इसको जब पानी में लटकाए तो इसका वजन कम आ रहा है। क्यों भाई? तो वही बात है कि बायंसी फोर्स लग रहा है, हेल्प कर दिया तो वजन कम महसूस हुआ। पहले आप अकेले इसको टांगे हुए थे तो आपको फील हो रहा था कि 50 kg है ना इसका वेट, लेकिन जब आपका दोस्त आके हाथ बटा दिया, दोस्त कौन है? आपका पानी है, तो हाथ बटा दिया तो 2 हाथ लग गया, एक आपका हाथ एक पानी का हाथ, तो आपको फोर्स कम महसूस हो रहा है, यानी कि आप में रीडिंग कम आ रहा है। आपके बाह में रीडिंग मशीन लगा हुआ है, तो पहले 50 kg आ रहा था, अब 30 kg आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त ने हाथ बटा दिया, नीचे से बायंसी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके पढ़ा गया। यही यहाँ पे लिखा हुआ, इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है भाई? बायंसी फोर्स लगता है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ बायंसी फोर्स निकालना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं हम लोग। आर्किमिडीज कौन थे? तो आर्किमिडीज के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ग्रीक साइंटिस्ट थे। डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, वाटर इन अ बाथ टब ओवरफ्लोड व्हेन ही स्टेप्ड इनटू इट। जब नहाने गया ना तो पानी ओवरफ्लो किया, जब पानी ओवरफ्लो किया तो वो चिल्लाते हुए ऐसे ही नंगे निकले, यूरेका यूरेका यूरेका, उनका यूरेका मूवमेंट था। और यहीं से ये टर्म आया है कि यूरेका मूवमेंट हो गया, यूरेका मूवमेंट हो गया। मतलब जो आज तक नहीं समझ में आ रहा था वो समझ में आ गया, और वो ऐसा समझ में आया कि बाकी सब चीज़ भूल गए, और ये भूल गए थे कि ये नंगे थे, और निकल के बाहर रोड पर यूरेका यूरेका करने लगे। ठीक है, वो तस्वीर कहीं पर भी, ये देखिए ऐसे ही निकल गए थे। ठीक है, हुआ क्या था कि राजा का मुकुट था, और कहानी ये था कि भाई राजा का मुकुट है, और राजा का मुकुट जो है उसमें मिलावट किया है कि नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अब ये आर्किमिडीज वही सोच रहे थे, और सोच रहे थे कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसी में ये बायंसी फोर्स का यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ का यूज़ करते हैं। देखिए, अब इसको ऐसे समझने का कोशिश कीजिए आप।
कहाँ से समझाएं, कहाँ से समझाएं, यहाँ से समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये पानी है, ठीक है, ये स्फीयर है। मान लीजिए कि गोल इतना दूर का हम पानी निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, निकाल दिया पानी यहाँ से, और यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, तो कोई चेंज हमको महसूस होगा? कोई चेंज महसूस नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए इतना पानी हम निकालते हैं यहाँ से और फिर इतना ही पानी डालेंगे तो चेंज महसूस नहीं होगा। लेकिन जब हम ये लोहा का पूरा जो स्फेरिकल ये क्यूब है इसको जब डालते हैं और इसका जब हम वजन करेंगे, मतलब पहले बार में पानी था उसको हम वेट कर लिए, ठीक है, जो भी पानी था, ठीक, पानी का वेट कर लिए। अब वेट करने के बाद मान लीजिए कि इससे इतना पानी हम निकाल देते हैं, निकाल दिया, ठीक। अब वजन करेंगे, वजन कुछ कम आएगा। कितना कम आएगा? जितना इसका वजन होगा उतना ही कम आएगा, ठीक बात है। लेकिन पानी जब हम यहाँ से निकाले और उसके जगह कोई और चीज़ हम डाल दिए, लोहा डाल दिए, अब जब वजन करेंगे तो क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना दूर का पानी निकाले थे वॉल्यूम भले उतना ही डाला जा रहा है, लेकिन ये जो मटेरियल ये लोहा है ना, तो पानी से ज़्यादा डेंसिटी है ना इसके अंदर, तो जब ज़्यादा डेंसिटी है इसके अंदर तो मास भी ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो अब जो mg आएगा वो ज़्यादा आएगा क्योंकि मास बढ़ गया। क्योंकि पहले जो था यहाँ पे इतना दूर में वो पानी था, अब जो है यहाँ पे लोहा है, ठीक है, तो मास बढ़ गया। समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। देखिए ये पानी है, इसको वजन किया, मान लीजिए कुछ भी इसका वेट आया, ठीक है, पानी से ठीक इसके शेप का बीच से हम इतना दूर निकाल लिए, बाहर कर दिए। मान लीजिए कोई आपके पास तरकीब हो ऐसा, आप निकाल सकते हैं, निकाल दिए, ठीक है। अब वजन किए तो वजन कुछ कम आएगा। क्यों? क्योंकि पानी का वजन कम हो गया, m कम हो गया, इसका मास कम हो गया तो mg कम हो गया, ठीक बात है। अब मान लीजिए कि इस स्पेस में वापस से पानी ला के रखते हैं तो वजन फिर से मेरा वही हो जाएगा जो पानी था, लेकिन पानी के जगह इस स्पेस में लोहा भर देते हैं। अब क्या वजन होगा? अब इसका वजन पहले के वजन से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस भले ही भरा है, वॉल्यूम भले ही उतना ही ऑक्यूपाई हुआ है, बट उस वॉल्यूम में डेंसिटी बढ़ गया है, तो इसलिए मास बढ़ गया पूरे पानी का, ठीक है। जो एक्स्ट्रा मास ऐड हो गया ना, यहाँ पानी ऐड होता तो कम ऐड होता, लेकिन लोहा ऐड हुआ तो ज़्यादा मास ऐड हो गया, तो इसका मास बढ़ गया तो इसका वेट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग आएगा। अब उसी के जगह अब यहाँ पे पानी को खाली किए, इतना दूर खोखला किए, ठीक है, अब कोई हल्का चीज़ डाल दिए यहाँ पे, तो अब वेट क्या होगा? कम आएगा। अब वजन क्या आएगा? कम आएगा। क्यों? क्योंकि जितना पानी निकाले थे उतना बराबर वजन का हम चीज़ नहीं डाले, वॉल्यूम उतना ही डाले बट वजन कम डाले, ठीक है। तो अब जो आएगा रीडिंग यहाँ पे वो कम आएगा, ठीक। इसी चीज का इस्तेमाल करके आर्किमिडीज एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किए। राजा का मुकुट था, पता करना था कि भाई राजा का मुकुट जो है उसमें मिलावट है कि नहीं है। तो राजा का मुकुट था चांदी का बना हुआ या मान लीजिए सोना का बना हुआ, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके उन्होंने राजा का मुकुट का जो है हिसाब किताब लगाया। ये देखिए वही चीज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब जो पानी बाहर, जो भी द्रव्य बाहर आया, ठीक है, अब राजा का मुकुट का हमको वजन देखना है कि क्या मतलब वो सच में प्योर है या उसमें इम्प्योरिटी मिलाया गया है, ठीक है। तो राजा का मुकुट जिस भी सोना से बना हुआ है उसी सोना का लिक्विड बना लेते हैं, ठीक है, बना लिए, दोनों बराबर हो गया, मान के चलना है कि बराबर है, ठीक है, ठीक बात है, बराबर है। ये राजा का मुकुट जिस सोना से बना वही पिघला हुआ सोना है, और ये 5 किलो का राजा का मुकुट है, ठीक बात है। तो जब राजा का मुकुट को इसमें डुबाएंगे, अंदर डुबा दिए, तो डुबा देंगे तो क्या होगा? राजा का मुकुट इतना स्पेस लेगा, ठीक, और इतना यहाँ से सोना जो है निकल के बाहर गिरेगा, गिरेगा। अभी जो पानी गिरा है उसका वजन कितना होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम तो सोना है ना, इसी सोना से तो राजा का मुकुट भी बना है, तो उतना ही स्पेस लिया। और सॉलिड लिक्विड वाला हिसाब किताब भूल जाइए, ज़्यादा साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। तो उतना ही सोना है तो वजन उतना ही आना चाहिए। तो अगर वजन उतना ही आया, इसका मतलब क्या है कि मैच कर गया कि हाँ भाई वही सोना है, ये भी सोना वही है, तभी तो इतना स्पेस खाली किए और उसमें इसको फिल किए, और जो यहाँ से निकला है उसको वेट कर लिए, या इसी को वेट कर लेते हैं, जो निकला उसको वजन कर लीजिए, तो इसका वजन इसके बराबर होना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से जितना निकला इसको डालने के बाद अब इसको वजन कीजिए पूरा को, तो पहले जितना वजन था
इसको डालने के बाद भी उतना ही वजन आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मटेरियल है और यहाँ जो मटेरियल जो निकला, ये दोनों मटेरियल सेम है। लेकिन अगर वजन बढ़ जाए, ठीक है, इसको हटाए, इसका जो वजन किए, ठीक है, और इसका वजन जो है ये ज़्यादा है, ठीक है, मतलब पहले जो इसको वेट किए हुए हैं और अब इसको डालने के बाद जब वेट कर रहे हैं तो वजन ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि ये कोई और मटेरियल है, हो सकता है सोना से और ज़्यादा प्योर हो। और मान लीजिए कि इसका डेंसिटी कम रहा तो होगा क्या कि इसको जब डालेंगे तो मटेरियल तो उतना ही निकलेगा, लेकिन इसका वजन ओवरऑल अब कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी कम था। डेंसिटी कम होने से मास भी कम हो गया, और मास कम हुआ तो mg भी कम होगा, ठीक है, यानी इतना दूर का mg कम हो गया तो ओवरऑल पूरा mg कम होगा। पहले तो यहाँ पे mg ज़्यादा था, अभी बीच से जितना पानी को खोखला किए उसका mg ज़्यादा है और इसका mg कम है। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ये इम्प्योर है। यानी कि मुकुट वाला केस में अगर ऐसा हुआ कि मुकुट को डाले और जो निकला उसको वजन किए, ठीक है, और वजन में डिस्क्रिपेंसी आया, इसका मतलब मुकुट नकली था, तो मुकुट बनाने वाले को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो आर्किमिडीज ये प्रिंसिपल यूज करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे। तो ये जब पानी में घुसे नहाने के लिए ना, तो पानी निकला और वो देख के इनको समझ में आया कि अरे यार, पानी को अगर, ये देखिए राजा का मुकुट है, पानी को अगर वेट कर ले और अपना वेट कर ले और उसके हिसाब किताब से सब चीज़ किया जा सकता है, तो मुकुट के साथ भी तो वही चीज़ किया जा सकता है। फॉर दैट मैटर किसी भी मटेरियल के साथ वही किया जा सकता है। तो किसी भी मटेरियल का प्योरिटी इम्प्योरिटी निकालने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। When a body is immersed in a fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to weight of the fluid displaced। जो हम लोग अभी इतना देर तक चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे कि इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, ठीक है, इतना ही का इतना इतना इसी के बराबर होता है। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स ऑफ दैट, ठीक है, ये चीज़ है। एप्लीकेशन कहाँ होता है? जहाज बनाने में होता है, सबमरीन बनाने में होता है, लैक्टोमीटर बनाने में होता है, जिससे दूध की शुद्धता नापते हैं। शुद्धता मतलब डेंसिटी नापेंगे, डेंसिटी मतलब कि अगेन यही तो डेंसिटी का खेला ही चल रहा था पूरा। हाइड्रोमीटर बनाएंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड नापने के लिए। तो ये था पूरा लब्बो-लुआब, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन के हिसाब से बीपीएससी बेसिक्स, ग्रेविटेशन का बेसिक्स, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, ठीक है, डेंसिटी का क्या रोल होता है, बाय ऑब्जेक्ट फ्लोट, काहे तैरता है, काहे ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो आप खरीदिएगा शादी के बाद, नौकरी के बाद, गाड़ी, कार, तो ये क्यों ऐसे ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। आप जब जॉगिंग करते हैं तो क्यों नहीं धंसते हैं मिट्टी पे, लेकिन सब वो रेगिस्तान में धंस जाते हैं, ठीक है। छाती पे कोई चढ़ जाए तो दर्द होता है, लेकिन शरीर पे लेट जाए तो दर्द नहीं होता है। ये सारी चीज़ों को आप टैकल कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। तो यही था आज का लेक्चर, और देख रहे हैं आपने अंत तक देखा तो अगेन वही, आप बहुत बहादुर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, जम के मेहनत कीजिए, साथ में मेहनत करेंगे, मज़ा आएगा। और बीपीएससी को और बीपीएससी के प्रिपरेशन को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे तो जाएंगे, कसम खाएं। आके आप लोग का साथ चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।